वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 61 से 70। ओल्ड वेलकर के चले जाने के बाद कमरे में केवल लेलिन और फ्रेज़र ही रह गए। नाइट को लेलिन की जादूगर के रूप में स्थिति का पता था, इसलिए लेलिन का रवैया भी थोड़ा ढीला था। आराम कुर्सी पर आधा लेटे हुए लेलिन की आंखें सिकुड़ गईं। मुरझाते हुए जंगल के बारे में क्या अपडेट है? फ्रेज़र ने अपना सिर नीचे झुकाकर सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, आदरणीय युवा मास्टर, आपके आदेशानुसार मैंने कई स्काउट्स को सूखते हुए जंगलों की टोह लेने के लिए भेजा था। एक व्यक्ति की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल होने की कीमत पर अंततः मुझे कुछ सुराग मिल ही गए। हाल ही में वनों में घटित घटनाओं के कारण जड़ी बूटियों की कटाई में प्रत्यक्ष रूप से कमी आई है। इस समय तक कई बड़े गुटों ने भी इसी इरादे से स्काउट्स भेजे थे, लेकिन कई स्काउट्स भेजने के बाद भी उन सभी पर घात लगाकर हमला किया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जंगल में एक काले जीव ने उन पर कुछ हास्यास्पद हमले किए थे। अब तक केवल यही ज्ञात था कि वह प्राणी अत्यंत तीव्र गति वाला राक्षस था। उस विवरण के अलावा और कुछ ज्ञात नहीं था। जारी रखें। लेलिन की आवाज़ बेहद शांत थी। एक डाकू अंततः घात लगाकर किए गए हमले के दौरान स्पष्ट रूप से देख पाया कि वह राक्षस कैसा दिखता था। ये वह रेखाचित्र है जो उसने बनाया था। नाइट ने लेलिन को एक स्केच सौंपा। लेलिन ने एक नज़र डाली। स्केच पेपर पर एक 4 पैरों वाला सांप जैसा प्राणी बना हुआ था। इसका शरीर शल्कों से भरा हुआ था, इसकी जीभ कांटेदार थी तथा इसके सिर पर एक छोटा सींग था। डाकू ने और क्या कहा? लेलिन ने पूछा। उन्होंने बताया कि यह जीव करीब 2 मीटर लंबा था। इसका पूरा शरीर पीले भूरे रंग का था और यह बहुत तेज था। फ्रेज़र ने आगे कहा, इसका स्वरूप ऐसा था। लेलिन ने अकादमी में देखे गए असामान्य जीवों की एक सचित्र पुस्तिका को याद करते हुए कहा, यह नीली छिपकली के समान है, लेकिन इसका रंग सही नहीं है। ये भी सांप के समान प्रतीत होता है। हालांकि ये तथ्य कि कुछ स्काउट्स भागने में सफल रहे, ये दर्शाता है कि यह प्राणी बहुत खतरनाक नहीं है। एक स्तर 2 अनुयायी को इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। लेलिन शांत हो गया। हालांकि फिलहाल उनका इस मामले को व्यक्तिगत रूप से निपटाने का कोई इरादा नहीं है। औषधि प्रयोगों के निर्णायक चरण में प्रवेश करने के अलावा मुरझाए हुए जंगल की घटना की पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी। जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेलिन अज्ञात खतरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। ये आदेश नीचे तक पहुंचाओ, चाहे कोई भी हो। जब तक वे इस प्राणी को पकड़ या मार सकते हैं, मैं उन्हें 2000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करूंगा। इसके अलावा उस प्राणी से प्राप्त कोई भी सामग्री, चाहे वह शल्क हो, रक्त हो, त्वचा हो या सींग हो, मैं उसके लिए अतिरिक्त 200 सोने के सिक्के दूंगा। लेलिन ने विनम्रता से कहा, हाँ माय लॉर्ड, मुझे ये मिशन आदेश जारी करने की अनुमति दें। फ्रेज़र ने सिर झुकाया। जाना। लेलिन ने अपने हाथ हिलाए। फ्रेज़र ने आगे बढ़ने से पहले पुनः सिर झुकाया। 3 दिन बाद एक्सट्रीम नाइट सिटी के पूर्व में एक छोटी सी घाटी में लेलिन ने काले वस्त्र पहने और घाटी के किनारे पहाड़ी रास्ते पर चला गया। उनके जैसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसके सभी आंकड़े 3 से ऊपर हैं, ये बाधाएं कोई मुद्दा नहीं थीं। वह ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे अपने पिछवाड़े में आराम से टहल रहा हो। उसके पीछे बख्तरबंद ग्रीन चल रहा था, जिसने अपना रूप छिपाने के लिए हेलमेट के साथ एक मुखौटा भी पहना हुआ था। यहाँ थे ब्रे कैन्यन मार्केट, लेलिन ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने आसपास ऊर्जा तरंगों में उतार चढ़ाव महसूस किया था। यह बाजार उस नक्शे पर था जो बिकी ने लेलिन को दिया था। यह एक्सट्रीम नाइट सिटी के निकट स्थित था और संसाधन विनिमय केंद्र के रूप में कार्य करता था। इससे पहले जब लेलिन ने यह मिशन चुना था तो उसका इरादा इस बाजार का दौरा करने का था। रुको, एक लड़की की आवाज़ गूंजी। लेलिन आवाज़ की दिशा की ओर मुड़ा। उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की पहाड़ी बकरी पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ रही है। पहाड़ी बकरी के 4 खुर चट्टान पर उछल कूद कर रहे थे। ये वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही क्षणों में लेलिन के पास पहुंच गया। आप एक जादूगर हैं? छोटी लड़की ने लेलिन को देखा और उदासीनता से पूछा। हाँ, मैं एक घुमक्कड़ जादूगर हूँ। मैं बाजार में प्रवेश करना चाहता हूँ। यह मेरा नौकर है। लेलिन ने अपने पीछे खड़े ग्रीम की ओर इशारा किया। इस नौकर की ताकत पहले ही एक शूरवीर के बराबर पहुंच गई है। आप मजबूत हैं। छोटी लड़की ने अंगूठा दिखाया। शुल्क है आपके और आपके नौकर के लिए एक जादुई क्रिस्टल। यदि आपको लगता है कि यह महंगा है तो वह बाहर इंतजार कर सकता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेलिन ने 2 जादुई क्रिस्टल निकाले और लड़की को सौंप दिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटी में मुझे नवीनतम जानकारी कहां से मिल सकती है। लेलिन ने सहजता से पूछा। तुम यहां नए हो, है न? यहां पर मेरे पास सबसे अद्यतन समाचार हैं। छोटी लड़की ने आत्मसंतुष्ट होकर अपना सिर ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रही हो, तुम इसके लिए मुझसे भीख मांग सकती हो। लेलिन अवाक रह गया। एआई चिप के स्कैन से पता चला कि यह छोटी लड़की लेवल 3 की अनुयायी थी। उसकी ताकत वास्तव में मफी से अधिक थी। दिखावे को छोड़ दें तो वह निश्चित रूप से अब युवा नहीं रही थी। ये समझना कठिन था कि उसने बच्चे जैसा चेहरा क्यों बनाए रखा। क्या यह आदरणीय संरक्षक मुझे बता सकते हैं कि कुछ समाचार प्राप्त करने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी? लेलिन ने थोड़ा सा सिर झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
तुम मेरी आंखों को बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए एक जादुई क्रिस्टल के बदले में एक समाचार। छोटी लड़की के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह लेलिन के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। ठीक है, लेलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए एक जादुई क्रिस्टल सौंप दिया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में युद्ध की प्रगति क्या है? हाल ही में मुझसे समाचार खरीदने वाले जादूगरों ने भी इस बारे में पूछताछ की है। छोटी लड़की ने अपना सिर खुजलाया। कल के नवीनतम अपडेट के अनुसार एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी अभी भी अपने जादू मंत्र निर्माण पर निर्भरता के कारण बनी हुई है। हालांकि अनुचरों की मृत्यु दर कम नहीं रही है। ये कहते हुए छोटी लड़की बुदबुदाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाएं। युद्ध की आग यहाँ तक नहीं फैलेगी। यहाँ तो इतने विश्वसनीय संसाधन भी नहीं है, तो यह अकादमियों का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है? केवल अनुचर ही कभी कभी यहाँ आते होंगे। मुझे पता है कि। तो फिर क्या आप इस युद्ध का कारण जानते हैं? लेलिन ने एक और जादुई क्रिस्टल सौंप दिया। छोटी लड़की ने जल्दी से उसे ले लिया। कौन जानता है? ऐसा लग रहा था कि यह राजदंड या किसी रत्न के लिए था। तो यह इस तरह है। लेलिन ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे और कुछ नहीं पूछना है। युवक, मुझे आशा है कि इस घाटी में तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। छोटी लड़की ने अपने हाथ हिलाए और जिस बकरी पर वह सवार थी उसे थपथपाया। उसने पुनः उछलना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही वे उसकी नजरों से ओझल हो गए और घाटी में चले गए। आओ हम भी अंदर चलें, लेलिन ने अपने पीछे ग्रीम से कहा। इस बार घाटी में आने के लिए लेलिन का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। उनके कई प्रयोग निर्णायक चरण तक पहुंच चुके हैं। संशोधित एजोर पोषण फॉर्मूला भी पूरा होने के करीब था। ये दुख की बात थी कि कुछ जादुई सामग्री जो उसने पहले जमा कर रखी थी, समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार उनके पास घर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही मुझे केवल पूरक सामग्री को पूरा करना है और फिर नीला औषधि बनाने की कोशिश शुरू करनी है। तब तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। लेलिन की आंखें आग से चमक रही थीं। खड़ी चट्टान के किनारे संकरे रास्ते से होते हुए लेलिन सावधानीपूर्वक खाई की गहराई में प्रवेश कर गया। इस संसाधन विनिमय केंद्र में सभी भंडार चट्टानों पर बने छिद्रों के भीतर स्थापित किए गए थे, जो कि आदिमानव की गुफाओं के समान थे। लेलिन लैंगफोर्ड पोशंस नामक एक औषधि की दुकान में चला गया। गुफा बहुत अंधेरी थी, केवल कुछ चट्टानें ही हरे रंग की रोशनी बिखेर रही थीं। इन चट्टानों के कारण गुफा के अंदर प्रत्येक वस्तु से हरे रंग की चमक निकल रही थी, जिससे दृश्य अत्यंत उदास लग रहा था। हे, आप क्या चाहते हैं? एक गहरी और दुख भरी हंसी सुनाई दी। काउंटर के पीछे से एक बूढ़ा बौना बाहर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, गंजा था और उसके अधिकांश दांत भी गिर चुके थे। मुझे टैंड्रिल लीव्स, वाटर क्रिस्टल फ्रूट्स और ड्रैगन आइड ग्रैपसीड की 20-20 मानक सर्विंग्स की आवश्यकता है, लेलिन ने धीरे से कहा। ओह, बूढ़ा बौना बिना हिले डुले जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। ये सब औषधि बनाने की सामग्री हैं और इनकी कीमतें सामान्य नहीं होंगी। क्या आप पोषण बनाने वाले मास्टर हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात आपको किसी भी तरह से चिंतित नहीं करती। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। इस बूढ़े आदमी के रवैये ने उसे अप्रसन्न कर दिया। नवयुवक, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सिखाया? बौना बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों की पुतलियां लगातार घूमती रहीं। चेतावनी, चेतावनी, लक्ष्य का शरीर जादुई ऊर्जा तरंगें विकीर्ण कर रहा है। एआई चिप का अलर्ट बज उठा। ग्रीम, जो लेलिन के पीछे था, बिना कोई आवाज किए गिर गया। धत्तेरी की, लेलिन ने श्राप दिया। कुछ अनुचर और यहां तक कि आधिकारिक मागी भी आगे बढ़ते समय घायल हो जाने या प्रयोग करते समय विकिरण से दूषित हो जाने के कारण मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। वे प्रायः पागलपन का प्रदर्शन करते थे। जाहिर है, लेलिन की आज ऐसे ही एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। एआई चिप के स्कैन के अनुसार उसके सामने वाला बौना लेवल 2 का अनुयायी था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति लेलिन की तुलना में बहुत अधिक थी। लेलिन के शरीर में जादुई शक्ति का संचार हुआ, जिससे वह बूढ़े आदमी के जादू से बच निकला, एक भ्रामक जादू। ऐसा नहीं लगता। यदि यह ऐसा है तो यह कोई निष्क्रिय मंत्र होना चाहिए। लेलिन के वस्त्र हिल गए और अब उसके हाथ में आग जैसी लाल औषधि थी। उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही खतरनाक अनुभूति निकल रही थी। हा, बिल्कुल ऐसे ही, मृत्यु सुंदर है और शीघ्र ही हम पर उतरेगी। बौना बूढ़ा पागलों की तरह हंसने लगा और खुशी से नाचने लगा। ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो गया है। लेलिन अपने हाथों में विस्फोटक औषधि फेंकने और भागने का रास्ता खोजने के लिए तैयार हो गया। वह बिना किसी कारण या वजह के किसी पागल आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा जीतने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। बस बहुत हो गया, लैंगफोर्ड। जब बौना बूढ़ा दूसरा मंत्र तैयार कर रहा था, तभी एक आवाज आई। यह आवाज उस रक्षक की थी, उस छोटी लड़की की जो पहाड़ी बकरी पर सवार थी। मैरिसा, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं। बौना बूढ़ा जोर से चिल्लाया और उसने एक मंत्र पढ़ा। काले रंग का धुआं उसके हाथों में जम गया और एक विशाल काली गेंद का रूप ले लिया। काली गेंद से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के कारण आसपास की अलमारियां, जिनमें विभिन्न सामग्रियां रखी हुई थीं, ढहने के कगार पर थीं। धत्तेरी की, लैंगफोर्ड का समय फिर आ गया है। आप में से कौन मेरी मदद कर सकता है? छोटी लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह काफी हताश लग रही थी। फूज, ओक, 2 अत्यंत लघु मंत्रों ने लेलिन को चौंका दिया। वे सभी स्तर 3 के अनुचर हैं।
मैंने सुना है कि स्तर 3 के अनुचरों की आध्यात्मिक शक्ति न केवल कुछ रैंक शून्य मंत्रों को सहारा दे सकती है, बल्कि उन्होंने वाक्यांश कास्टिंग की तकनीक को भी समझ लिया है, जो मंत्रों को कुछ अक्षरों तक सीमित कर देती है, जिससे लगभग तात्कालिक कास्टिंग प्राप्त होती है। कुछ शब्द बोलने के बाद गुफा में बहुत सारी हरी लताएं प्रकट हुईं। कुछ विशाल लताओं ने लैंगफोर्ड के हाथ और पैर एक साथ पकड़ रखे थे। लैंगफोर्ड लगातार दहाड़ता रहा। वह काले रंग के धुएं के गोले को बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक लाल रंग का तीर हवा में उड़कर सीधे गेंद के हृदय पर जा लगा। तारांकन पूफ। तारांकन आसपास के वातावरण में एक हल्की सी चमक पैदा हो गई, क्योंकि काला धुआं और लाल तीर एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते रहे और अंततः शून्य में विलीन हो गए। एक सकारात्मक ऊर्जा तीर। लेलिन के शिष्यों ने कहा, स्तर 3 के अनुचर जिन्होंने बाहर से हमला किया, चाहे उनकी युद्ध क्षमता या मंत्र समझ कितनी भी हो, वे मुझसे कहीं आगे निकल गए हैं। संशोधित औषधि। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से नीचे उतारो। इस समय फंस चुके लैंगफोर्ड में तेजी से बदलाव आया। उसके चेहरे से पागलपन गायब हो गया और उसकी आंखों में समझदारी झलकने लगी। मूल रूप से गंजे सिर पर बड़ी मात्रा में हरे बाल उगाए थे जो जल्दी ही उसके टखनों तक फैल गए। देखो, उसके बाल पहले से ही बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह अपनी मानसिक स्थिति में वापस आ गया है। छोटी लड़की की आवाज गूंजी और हरी बैलें पीछे हट गईं। लैंगफोर्ड, वास्तव में आप यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं थे कि आपके पागलपन के दौर कब शुरू होंगे। आपने तो हमारे ग्राहक को चौंकाकर घाटी के नियम भी तोड़ दिए। बेहतर होगा कि आप हमारे मेहमान से क्षमा मांग लें, अन्यथा तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। दो आवाजें धीरे धीरे चली गईं और लेलिन ने अन्य 2 स्तर 3 अनुचरों को लड़ाई समाप्त होने के बाद भी नहीं देखा। इसके अलावा गुफा का अंदरूनी हिस्सा भी सुरक्षित रहा। ये देखते हुए कि कुछ गड़बड़ है, बौना जल्दी से लेलिन के सामने झुका। क्षमा करें सर, कुछ मानसिक तनाव के कारण कई बार मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मुझे आशा है कि आप मुझे हुई असुविधा की भरपाई करने की अनुमति देंगे। लैंगफोर्ड थोड़ा निराश थे। पहले मुझे सचमुच लगता था कि मैं सही समय पर दौड़ सकता हूं। अफसोस, मैंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह पहले से अधिक बार भड़केगा। कौन जानता है कि क्या मुझे सचमुच बाहर जाना पड़ेगा। लेलिन को भी नहीं पता था कि इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वह केवल इतना ही कह सका, तो कृपया मेरे नौकर को जगा दीजिए। इसके अलावा जल्दी करो और मेरे द्वारा मांगी गई सामग्री भी ले आओ। बिल्कुल। बौना बूढ़ा आदमी अपने लंबे झबरा बालों को घसीटता हुआ ग्रीम के सामने खड़ा हो गया। उसने ग्रीम की पलक उठाकर देखा। आपका नौकर केवल थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ है। थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएंगे। फिर उसने अपने वस्त्र से भूरे रंग का कुछ पाउडर निकाला और ग्रीम को उसे निगलने को कहा। कुछ ही देर बाद वह मोटा आदमी जाग उठा। लैंगफोर्ड ने तब एक छोटा सा डिब्बा निकाला और लेलिन को देते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी की भरपाई के लिए। इसके अलावा मैं आपको 50% की छूट भी दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेलिन थोड़ा अवाक था, लेकिन फिर भी उसने जादुई क्रिस्टल बूढ़े को सौंप दिए और बॉक्स ग्रीम को दे दिया ताकि वह उसे विदाई देने से पहले ले जा सके। जब वे विदा ले रहे थे, लैंगफोर्ड ने पुनः सिर झुकाकर कहा, यदि आप अब भी मेरे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो कृपया याद रखें, जब मेरे बाल मेरे टखने से आगे बढ़ जाएंगे तभी मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाऊंगा। बाकी समय फिलहाल मुझसे दूर रहो। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और ग्रीम के साथ घाटी से बाहर चला गया। शुरू में वह इधर उधर देखने के मूड में था। हालांकि इस घटना के बाद उनकी रुचि पूरी तरह खत्म हो गई। कौन जानता था कि इस घाटी में अन्य पागल लोग भी होंगे। एक जादूगर का मार्ग कठिन है। उन्नति में प्रत्येक असफलता, चाहे वह प्रयोग के माध्यम से हो या मंत्र विकिरण के दुष्प्रभाव के रूप में, इसमें शामिल लोगों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। लंबी आयु और अपार शक्ति के अलावा समय के साथ मैगस के चरित्र में भी कुछ प्रकार का परिवर्तन आ सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों में मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेलिन को लैंगफोर्ड और तीसरे स्तर के 2 अनुचरों की याद आई जिन्होंने उनकी सहायता की थी। उन्होंने लेलिन को जो एहसास दिया वह एक्सट्रीम नाइट सिटी के अनुयायियों से बिल्कुल अलग था। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये भेड़ियों के झुंड और मेमनों के बीच लड़ाई जैसा था। ऐसा लगता है कि असली जादूगर शायद ही कभी इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं और वे मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आज उन 2 स्तर 3 अनुचरों की ताकत देखकर लेलिन कुछ अधिक उत्साही हो गया। एक बार जब मैंने सफलतापूर्वक एज्योर पोशन तैयार कर लिया तो मैं भी जल्दी से उस स्तर तक आगे बढ़ सकता हूँ। प्रयोगशाला में तेज रोशनी में लेलिन ने मेज से एक टेस्ट ट्यूब ली और उसे घूरने लगा। उसमें से लगातार नीला झाग निकलता रहता था। अत्यंत दृढ़ हाथों से उसने रहस्यमय लय के साथ उसे हिलाया। परखनली में नीले बुलबुले ऊपर की ओर उठते रहे और किनारे पर पहुंचते ही गायब हो गए। औषधि में प्रतिक्रिया अत्यंत स्थिर हो गई है और अनुमान है कि 3 मिनट 24 सेकंड में ये सीमा पार कर जाएगी। एआई चिप के अवलोकन से सचेत हो गया। इस स्थिति की रिपोर्ट करने के बाद लेलिन के दृश्य क्षेत्र के निचले कोने में एक टाइमर ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। जब उल्टी गिनती 0 पर पहुंची तो लेलिन ने तुरंत प्राचीन बायरन भाषा का प्रयोग किया और एक मंत्र का उच्चारण किया, यह नीला सागर है, आओ मेरे नन्हे बच्चे। उसके दूसरे हाथ से कुछ नीले क्रिस्टल जो उसने पकड़े थे तुरंत टेस्ट ट्यूब में गिर गए। तारांकन वेंग वेंग। तारांकन टेस्ट ट्यूब कांपने लगी।
उसके मुंह से चमकीली नीली रोशनी की कुछ किरणें निकलीं और उसके चारों ओर घूमकर छोटी नीली जलपरियों में बदल गईं। इन छोटी जलपरियों का धड़ लड़की जैसा था और वे केवल लेलिन के अंगूठे के आकार की थीं। उनकी छाती पर 2 सीप के टुकड़े लटक रहे थे, जबकि उनके शरीर का निचला आधा हिस्सा मछली की पूंछ जैसा था। इस समय वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर टेस्ट ट्यूब के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। उनकी मधुर, विशिष्ट, सुरुचिपूर्ण आवाजें गूंज रही थीं और ये लेलिन के दिल की धड़कनों पर झनकार पैदा कर रही थीं। अंतिम चरण, जलपरियों की आकर्षक आवाजों का विरोध करो। लेलिन की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। ऐसी अफवाहें थीं कि जलपरियों की गायन आवाज में न केवल भयानक मोहक ऊर्जा होती है, बल्कि इन आवाजों का उपयोग गहरे समुद्र में नाविकों का शिकार करने के लिए भी किया जाता था। कई लोगों को संदेह था कि ये जलपरियां ही भूतहा जहाजों के निर्माण के पीछे मुख्य अपराधी हैं। इस समय लेलिन को अपनी सारी संपत्ति एक तरफ फेंक देने और सीधे समुद्र में गोता लगाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। ये केवल एक भ्रम है। इसमें वास्तविक मत्स्यकन्या की शक्ति का केवल 10% ही है। यदि ये वास्तविक होते या जलपरी मैगी द्वारा डाले गए होते तो इनका प्रभाव क्या होता। लेलिन ने अपने दांतों को भींच लिया और अपने शरीर से भूरे काले प्रकाश की एक परत छोड़ी, जिससे ये आवाजें अवरुद्ध हो गईं। मैन से लगभग 30 सेकंड तक इंतजार करने के बाद लेलिन ने अचानक एक शब्द बोल दिया, तारांकन चीची। तारांकन उन छोटी जलपरियों की छाती में काले रंग की सुइयां चुभती हुई दिखाई दी। जलपरियों के सुंदर चेहरों पर पीड़ा भरे भाव देखे जा सकते थे। अचानक वे घुल गए और नीले तरल की कुछ बूंदों में बदल गई, जो टेस्ट ट्यूब में वापस आ गए। भारी मात्रा में बुलबुले, क्रिस्टल और तरल की बूंदें तेजी से एक दूसरे में विलीन हो गईं और उसी क्षण एक टेस्ट ट्यूब में बदल गईं, जो गहरे नीले रंग के मिश्रण से आधी भरी हुई थी। तारांकन टकरा जाना। लेलिन ने टेस्ट ट्यूब को हल्के से हिलाया। टेस्ट ट्यूब के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। संशोधित एज्योर पोषण सफलतापूर्वक तैयार हो गया है, एआई चिप ने संकेत दिया। एआई चिप, मूल फॉर्मुलेशन की तुलना में यह औषधि कितनी शक्तिशाली है? लेलिन ने पूछा। बीप, वाष्प एकत्रित करना, डेटा का विश्लेषण और तुलना। अनुमान है कि इसका प्रभाव मूल औषधि के प्रभाव का 33% है। यद्यपि पिछला अनुमान 35.4% था, लेकिन वास्तविक ब्रूइंग के दौरान इसमें कुछ मामूली अंतर होगा। इसके अलावा ये पहली बार था जब उसने ये प्रयोग किया था, इसलिए इस प्रभाव को प्राप्त करके लेलिन बहुत संतुष्ट था। ये दुखद है कि इस प्रक्रिया के लिए होव वायलेट पत्तियों की खपत बहुत अधिक है। लेलिन ने किनारे पड़े होव वायलेट पत्तों के अवशेषों को देखा। इस औषधि के लिए केवल होव वायलेट पत्ती के एक पूरे टुकड़े के मध्य से प्राप्त सार का ही उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कई जटिल कदम भी उठाने पड़े, जिसके परिणामस्वरूप खपत दर बहुत अधिक हो गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि वेलकर द्वारा सभी उपलब्ध सामग्री खरीदने के बाद भी लेलिन को केवल 30 से 40 बार ही औषधि तैयार करने का अवसर मिलेगा। अब मुझे आश्चर्य है कि इस प्राचीन औषधि का प्रभाव क्या है। लेलिन की आंखें प्रत्याशा में चमक उठीं। वह सीधे एक खाली जगह पर गया और फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने अपने मुंह में नीला औषधि डाली। ये थोड़ा कड़वा है और इसकी गंध मछली जैसी है। लेलिन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। इन प्राचीन मैगी का स्वाद तो बस इतना ही था। एआई चिप की गणना के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों का सबसे अच्छा पूरक ध्यान है। लेलिन ने पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने से पहले इस बारे में सोचा। इस बार ध्यान का प्रभाव पहले से बहुत अलग था। समय की स्पष्ट अवधारणा के साथ लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक नीले सागर के बीच में था और असीम नीले समुद्र का पानी उसके मध्य को निचोड़ रहा था, जिससे उसका दम घुट रहा था। बाहर से देखने पर लेलिन के सुंदर चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। लगभग 2 घंटे बाद लेलिन ने अचानक अपनी दोनों आंखें खोलीं। ओह, इस तरह से ध्यान करने से होने वाली अनुभूति पहले की तुलना में कई गुना अधिक असहज हो जाती है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। प्रायः किसी अनुयायी का ध्यान बाद में थकावट का कारण बनता है। हालांकि अभी लेलिन को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, विशेष रूप से उसके मस्तिष्क में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बड़ा धातु का हथौड़ा लिया और उसे तोड़ता रहा। अब भी उसे कुछ चक्कर आ रहा था। एआई चिप, मेरे आंकड़े प्रदर्शित करें, लेलिन ने आदेश दिया। तुरंत ही लेलिन के सामने एक नीली स्क्रीन प्रकट हुई और उस पर संख्याओं की एक धारा दिखाई देने लगी। मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से वृद्धि देखी गई है। मेजबान एक अज्ञात आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में है जो 0.01 से बढ़ रही है। आध्यात्मिक बल में 0.01 की वृद्धि। ध्यान की अवस्था गहन होती जा रही है। प्रभाव अनुकूलित। आध्यात्मिक बल में 0.03 की वृद्धि। आध्यात्मिक शक्ति सीमा तक पहुंच गई है। 0.05 की वृद्धि हुई है। ... ध्यान की अवस्था समाप्त हो गई। मेजबान के आंकड़े बदल रहे हैं। शक्ति 3.1, चपलता 3.3, जीवन शक्ति 3.2, आध्यात्मिक बल 4.9, जादुई शक्ति 4.0। स्थिति स्वस्थ। डेटा की पंक्तियां प्रदर्शित की गईं और अंत में लेलिन ने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति 0.2 से बढ़ गई थी। यह आकृत्य। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मूल सामग्री का उपयोग किया गया था तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक बार में आध्यात्मिक बल को लगभग 0.7 तक बढ़ा सकता हूं।
ये वास्तव में एक प्राचीन औषधि कहलाने के योग्य है। यहाँ तक कि आधिकारिक मैगी के लिए भी यह एक बहुत अच्छा परिणाम है। एआई चिप, यह मानते हुए कि मेरे पास पर्याप्त औषधियाँ हैं, मुझे 7 आध्यात्मिक बल बिंदुओं तक पहुँचने के लिए कितना समय चाहिए होगा? लेलिन ने पूछा। अजूर पोषण का प्रभाव इनपुट करना, सिमुलेशन स्थापित करना, फैक्टरिंग सहिष्णुता सिद्धांत, गणना प्रगति पर है। एआई चिप ने गणना शुरू कर दी। दर्जनों सेकंड बाद एआई चिप की आवाज गूंजी। औषधीय गुणों के प्रति मेजबान के प्रतिरोध के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि मेजबान 2 महीने के बाद 7 आध्यात्मिक बल बिंदु प्राप्त कर लेगा। स्तर 3 अनुचर तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शर्तें थी कम से कम 2 मंत्र मॉडलों पर महारत, 7 की आध्यात्मिक शक्ति और एक प्रतिक्रियाशील अमृत का उपयोग करना। लेलिन को मंत्र मॉडल और प्रतिक्रियाशील अमृत बहुत पहले ही मिल गए थे। जो चीज उसे रोके रही थी वह थी आध्यात्मिक शक्ति की बाधा। हालांकि यह अफसोस की बात है, एज्योर पोषण बनाने की सफलता दर अत्यंत भयावह है। भले ही मैं ही क्यों न हूं, मैं अधिकतम 10 में से एक बार ही सफल हो पाऊंगा। होव वायलेट पत्तियां, मुझे भारी मात्रा में होव वायलेट पत्तियों की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो मुझे अन्य शहरों से उन्हें प्राप्त करने के लिए एक व्यापारिक दल का आयोजन करना होगा। लेलिन ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में स्पष्ट इच्छा प्रकट हो रही थी। युवा मास्टर, जैसे ही वह प्रयोगशाला से बाहर निकला, अन्ना, जो बाहर इंतजार कर रही थी, ने तुरंत उसका अभिवादन किया। ये आदेश नीचे तक पहुंचाओ। अब से हमारा प्रतिष्ठान सभी परिचालन बंद कर देगा और सभी संसाधनों को होव वायलेट लीव्स खरीदने में लगा देगा। इसके अलावा फ्रेजर को उन्हें हासिल करने के लिए पास के शहरों की यात्रा भी करनी है। लेलिन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। हाँ, ये पहली बार था जब अन्ना ने लेलिन का ये रूप देखा था, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गई। सर्दियों की कड़ाके की ठंड बीत गई और मौसम गर्म होने लगा। विला पर खड़े होकर लेलिन दूर से ही छोटे छोटे हरे बिंदु देख सकता था। आसपास के खेतों में भी किसान कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। अनजाने में 1 साल बीत गया, मैं अब 15 साल का हो चुका हूँ। लेलिन के हाथ खिड़की पर टिके हुए थे और उसकी आंखें परेशान लग रही थीं। एक्सट्रीम नाइट सिटी में उपलब्ध सभी होव वायलेट पत्तियां उसके द्वारा खरीदी गई थीं। लगातार शराब बनाने से वह 5 एज्योर पोषण प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति 5.8 हो गई। दुर्भाग्यवश किसी भी औषधि का अत्यधिक प्रयोग करने पर उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तथा समय के साथ उसका प्रभाव कम होता जाता है। मूलतः उन्होंने अनुमान लगाया था कि उपलब्ध संसाधनों के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति 5.9 के मान तक पहुंच जाएगी। हालांकि वास्तव में बिना किसी स्पष्ट कारण के ये 0.1 से कम हो गया। फिलहाल मैं केवल फ्रेजर और बाकी लोगों पर ही उम्मीदें लगा सकती हूं जो सामग्री खरीदने के लिए पड़ोसी शहरों में गए हैं। लेलिन खिड़की के पास आराम कर रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेज से लाल जामुन का एक गुच्छा तोड़ लिया तथा उन्हें नाश्ते के रूप में खाने लगा। हालांकि अन्य अनुयायियों की तुलना में मेरी प्रगति उड़ान के समान है। आखिरकार एक बड़े परिवार का उत्तराधिकारी भी औषधियों का अंतहीन उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बहुमूल्य औषधियां हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। 1 महीने के भीतर ही लेलिन ने 5वीं कक्षा के उन अनुचरों तक पहुंच बना ली जो 1 साल पहले उससे दूर चले गए थे। ये सौभाग्य की बात है कि मैं अकादमी से बाहर हूं। केवल तभी मैं परिणामों की चिंता किए बिना अपने प्रयोगों को जारी रख पाऊंगा तथा इस तरह की औषधियों का उपयोग कर पाऊंगा। लेलिन अचानक युद्ध से मिले लाभों पर खुश हो गया। हालांकि अगर युद्ध अब समाप्त भी हो जाए तो भी मैं वापस जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 3 वर्ष की मिशन अवधि पूरी होने तक इंतजार करना होगा। तभी मेरा बहाना विश्वसनीय होगा। उस समय लेलिन ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही स्तर 3 का अनुयायी होगा। प्रोफेसरों के अलावा उन्हें अधिक शक्तिशाली माना जाएगा तथा उन्हें अधिक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाएगा। इसके अलावा इन वर्षों को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके पास अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण सोचने के लिए पर्याप्त समय होगा। मालिक, नगर के स्वामी का एक दूत निमंत्रण लेकर आया है। अन्ना ने दरवाजा खटखटाया और लेलिन की अनुमति मिलने के बाद ही अंदर दाखिल हुई। मैगस के कुछ कार्यों के कारण उसका चेहरा हमेशा की तरह युवा दिखता था, कभी नहीं बदलता था। एक निमंत्रण। लेलिन थोड़ा सा शंकित था। इस दौरान विस्काउंट जैक्सन के साथ उनके ज्यादा संबंध नहीं रहे। पत्र को देखने के बाद एक सभा। निमंत्रण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मफी और उनके साथियों को आमंत्रित किया गया है जो सभी अनुयायी हैं। लेलिन ने अनुमान लगाया, क्या ये हो सकता है? क्या कोई रहस्यमयी बात घटित हुई है जिसके लिए जादूगरों की मदद की आवश्यकता है? अन्ना, मेरे लिए एक घोड़ागाड़ी और औपचारिक कपड़ों का एक सेट तैयार करो। मुझे कुछ देर के लिए जाना है। लेलिन ने बिना कुछ सोचे यह बात कह दी। ग्रैंड नाइट विस्काउंट जैक्सन, जो एक्सट्रीम नाइट सिटी का स्वामी भी था, के सामने किसी अनुचर के लिए उसकी शक्ति में हस्तक्षेप करना कठिन था। इसलिए लेलिन उसके साथ खराब संबंध नहीं रखना चाहता था। इसके अलावा हाल ही में होव वायलेट लीव्स की आपूर्ति में कमी के कारण लेलिन के पास करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण काम नहीं था, इसलिए वह इस सभा के लिए समय निकाल सका। मैं देखूंगा, और मैंने मर्फी को कुछ समय से नहीं देखा है। एक्सट्रीम नाइट सिटी के हृदय में भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित महलनुमा इमारत अत्यंत भव्य थी। उस क्षेत्र में कई सैनिक गश्त करते थे, जिससे इसकी प्रतिष्ठा का पता चलता था। तारांकन टाटा। तारांकन एक काले रंग की घोड़ागाड़ी अचानक नगर के राजा के महल के सामने आकर रुकी।
गाड़ी का दरवाजा खुला और एक भूरे बालों वाला कुलीन युवक उसमें से उतरा। वह देखने में काफी दुबला पतला लग रहा था, लेकिन उसकी चमकदार आंखें जोश से भरी हुई थीं। उसी समय लाल भूरे रंग की लकड़ी से बनी एक अन्य घोड़ागाड़ी भी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी निकला जो एक किताब लिए हुए था। उनमें एक विद्वान जैसी आभा थी। लेलिन को देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की हर झुर्रियां ढीली हो गईं और वह मुस्कुराया। उसने पहल की और अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, बहुत समय हो गया मेरे दोस्त। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, विद्वान मफी। लेलिन ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े आदमी को धीरे से गले लगा लिया। मफी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। यद्यपि इस बूढ़े व्यक्ति में कुछ अवगुण थे, लेकिन यह निर्विवाद था कि उसके कुछ अनुभव लेलिन के लिए महान ज्ञान का स्रोत थे। जब लेलिन पहली बार एक्सट्रीम नाइट सिटी में पहुंचा था तो मफी ने भी लेलिन की काफी मदद की थी। दोनों ने सहजता से बातचीत की। जैसे ही वे सुरक्षित प्रवेश द्वार से गुजरे, उन्होंने अपने निमंत्रण कार्ड दिखाए। एक व्यक्ति जो बटलर जैसा था लेलिन और मफी को बगीचे से होते हुए एक छोटे से लिविंग रूम में ले गया। वहां पहले से ही कई अनुचर निवासी मौजूद थे और लेलिन उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। लिविंग रूम के बीच में एक गोलाकार सोफा था जिसके बीच में एक महोगनी मेज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति और स्तर के बीच समानता का सुझाव देता है। स्वागत है दोस्तों। कठोर दिखने वाला विस्काउंट जैक्सन अंदर आया। लेलिन को वह वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा एक साल पहले दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि समय के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उनके कानों के पीछे कुछ बाल और सफेद हो गए। नगर के स्वामी। सभी अनुचरों ने अपना सिर हिलाया। आओ, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। बैठना। विस्काउंट जैक्सन आराम से सोफे पर बैठ गए और लोकट ब्लाउज पहने नौकरानियों ने जलपान के रूप में लाल चाय परोसी, साथ में स्वाद वाले केक और बिस्किट स्नैक्स भी परोसे। ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल किसी सम्मेलन और दोपहर की चाय जैसा है? हालांकि उसे संदेह था, लेकिन लेलिन ने कभी कुछ नहीं बताया। विस्काउंट जैक्सन और उनके सहायक एक घेरे में बैठते थे और समय समय पर नवीनतम समाचारों पर चर्चा करते थे। कुल मिलाकर माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण लगा। दुर्भाग्य की बात है, विस्काउंट जैक्सन एक ठंडे खून वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। मैंने सुना है कि दंगा दबाने के लिए उसने तुरंत पूरे गांव को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया, यहां तक कि गांव के सभी लोगों के सिर लकड़ी के खंभों पर लटका दिए। लेलिन ने अभी भी मित्रवत व्यवहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, सामंजस्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए पहले समान शक्ति की शर्त होनी चाहिए। हाँ, बैरन फे की बात करें तो वह हाल ही में दवा की दुकान के मुद्दों को लेकर व्यथित हैं। विस्काउंट जैक्सन ने बातचीत करते हुए अनजाने में यह बात कह दी। हमने कुछ समय से डार्क नाइट वुड्स के मुरझाते जंगलों के बारे में भी सुना है। बस इतना ही कि हम अभी तक किसी समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। एक और बैठे एक अनुचर ने इस विषय पर गहराई से विचार करने में रुचि रखने वाले पात्र के रूप में बोलते हुए कहा। मफी की भौहें तन गईं। मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी विस्काउंट के पास निश्चित रूप से कोई समाधान होगा, है ना? हालांकि, विस्काउंट जैक्सन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कौवों का उपयोग करके शाही परिवार को सूचित कर दिया है, लेकिन अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं इस स्थिति में क्या करूं, इस बारे में पूरी तरह असमंजस में हूं। शाही परिवार। लेलिन का दिल धड़क उठा। पूलफील्ड किंगडम के पीछे के शाही परिवार को एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का समर्थन प्राप्त था। दोनों पक्षों के बीच संबंध अत्यंत जटिल थे। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में आने वाला यह मिशन अंततः अब अजीब नहीं रहा। इस विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि भी था, लेकिन वह इसके प्रति उदासीन रहा। उन्होंने अंततः विस्काउंट जैक्सन को इस स्थिति में ला दिया कि उसके पास अनुचरों के इस समूह से सहायता मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। यद्यपि अंदर ही अंदर वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा था, परंतु सतह पर लेलिन अभी भी वही दिखावा कर रहा था। उसने गर्म चाय का कप उठाया और बिना किसी गलती को स्वीकार करने के इरादे के साथ चुस्कियां लेने लगा। क्या ये केवल एक उच्च स्तरीय प्राणी है जो उत्परिवर्तित हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि सर इसे हल भी नहीं कर सकते? एक लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने पूछा। लेलिन ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उसने एक्सट्रीम नाइट सिटी में एक परिधान की दुकान खोली थी और उसके विला में रखे कई कपड़े वहीं से खरीदे गए थे। शहर के निवासियों को पता था कि इस कपड़े की दुकान का मालिक एक मिलनसार मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जिसकी एक सुंदर बेटी भी है। लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह एक जादूगर था। सच बताऊं तो मैं पहले भी एक बार इस पर प्रहार कर चुका हूं। मैंने एक छिपकली जैसे प्राणी को भी मार डाला है, लेकिन इससे इस मुरझाते जंगल के मामले में कोई मदद नहीं मिली। विस्काउंट जैक्सन ने अपना हाथ हिलाया। फिलहाल सूखते जंगलों का क्षेत्र लगभग 2 गांवों तक फैल चुका है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो देर सवेर यह पूरे डार्क नाइट वुड्स को अपनी चपेट में ले लेगा। जब ऐसा होगा तो इससे कोई दूसरी जड़ी बूटी प्राप्त करना केवल एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। विस्काउंट जैक्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जड़ी बूटी उद्योग एक्सट्रीम नाइट सिटी की अर्थव्यवस्था का आधार था। हर साल नगर के स्वामी के महल को इन व्यापारों पर लगाए गए उच्च करों से बहुत लाभ होता था। अभी इसकी कर आय में भारी कमी आई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विस्काउंट जैक्सन स्थिर बैठने में असमर्थ था। क्या आप हमें उस छिपकली के शरीर के कुछ अंगों की संरचना देखने देंगे? मर्फी ने पूछा।
हाँ, विस्काउंट जैक्सन ने ताली बजाई और सुनहरे पीले बालों वाली एक नौकरानी एक चांदी की ट्रे लेकर आई। उस पर कुछ भूरे पीले रंग के शल्क प्रदर्शित थे। आसपास के सभी अनुचरों ने एक एक टुकड़ा उठाया, लेलिन ने भी एक टुकड़ा अपने हाथों में रख लिया। एआई चिप, स्कैन करें। भूरे पीले रंग के शल्क अंगूठे के आकार के थे, छूने पर ठंडे थे। संदेह है कि यह एक उत्परिवर्तित प्राणी का आकार है। अनुमान है कि यह पूलफील्ड किंगडम में छिपकली के प्रकार का उत्परिवर्तन है। सतह से हल्का विकिरण निकलता है, गुणवत्ता खराब है, निकालने योग्य सामग्री नष्ट हो गई है, घटक सामग्री के रूप में बेकार है। एआई चिप ने स्कैनिंग के बाद जानकारी प्रेषित कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी में मौजूद जादूगरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जादूगरों के लिए इस प्राणी के शरीर के अंगों का कोई उपयोग नहीं था। ये पूरा शरीर एक जादुई क्रिस्टल के लायक भी नहीं है। कौन इतना कठिन किंतु अप्रतिफलदायक कार्य करेगा? लेलिन को कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैगी के लिए लाभ सर्वोपरि था। वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कोई लाभ ना हो। विथरिंग वुड्स का मामला एक्सट्रीम नाइट सिटी की सीमाओं पर हुआ। यदि कोई लाभ होता या कोई जादूगर प्राणी की सामग्री को पसंद करता तो उसे खड्ड में संसाधन बिंदु पर अनुचरों द्वारा बहुत पहले ही हल कर लिया गया होता। इस वर्तमान स्थिति को जारी रहने देने का मतलब केवल एक ही बात है, मुरझाते जंगलों की समस्या के समाधान से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि केवल परेशानी ही होगी। यदि कोई लाभ हुआ भी तो वह उद्यम को होने वाली संभावित हानि की भरपाई करने के लिए बहुत छोटा था। यही कारण है कि इतने समय बाद भी इसका समाधान नहीं हो सका। अफसोस की बात है, जादूगरों को किसी उच्च स्तरीय प्राणी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें तो एक उत्परिवर्तित जीव की आवश्यकता है, जिसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। मफी ने एक आवर्धक कांच जैसी वस्तु उठाकर कुछ देर तक पैमाने की जांच करने के बाद कहा। वह लेलिन के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचे। वह कैसा है? कोई समाधान? विस्काउंट जैक्सन ने आशापूर्ण भाव बनाए रखा और अपने मेहमानों की ओर देखा। अधिकांश उत्परिवर्तित जीव अपने आसपास के वातावरण से दीर्घकालिक संपर्क के कारण उत्पन्न हुए। बिना अधिक जानकारी और शोध के मैं इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह जीव मुरझाते जंगलों के लिए मुख्य दोषी है। मफी ने अपना सिर हिलाया। मैं प्रत्येक व्यक्ति को 30 जादुई क्रिस्टल देने को तैयार हूं। इसके अतिरिक्त 5000 स्वर्ण सिक्के भी दूंगा ताकि आप लोग क्षेत्र का पता लगा सकें। उसके बारे में कैसा है? हम पुराने मित्र हैं, इसलिए यह मेरा अनुरोध है। विस्काउंट जैक्सन ने मंडली में मौजूद लोगों पर नजर डाली और पाया कि अन्य अनुचरों में भी रुचि नहीं थी। ये कहते हुए वह अपने दांतों को भींचने से खुद को नहीं रोक सके। चूंकि यह मेरे स्वामी विस्काउंट के लिए परेशानी भरा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। मफी ने कुछ अनिच्छा से कहा। जानिए क्या होता है जब आप सच में किसी से प्यार करते हैं। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप, उत्परिवर्तित जीव। सर्दियों की कड़ाके की ठंड बीत गई और मौसम गर्म होने लगा। विला पर खड़े होकर लेलिन दूर से ही छोटे छोटे हरे बिंदु देख सकता था। आसपास के खेतों में भी किसान कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। अनजाने में 1 साल बीत गया। मैं अब 15 साल का हो चुका हूं। लेलिन के हाथ खिड़की पर टिके हुए थे और उसकी आंखें परेशान लग रही थीं। एक्सट्रीम नाइट सिटी में उपलब्ध सभी होव वायलेट पत्तियां उसके द्वारा खरीदी गई थीं। लगातार शराब बनाने से वह 5 एज और पोषण प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति 5.8 हो गई। दुर्भाग्यवश किसी भी औषधि का अत्यधिक प्रयोग करने पर उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तथा समय के साथ उसका प्रभाव कम होता जाता है। मूलतः उन्होंने अनुमान लगाया था कि उपलब्ध संसाधनों के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति 5.9 के मान तक पहुंच जाएगी। हालांकि वास्तव में बिना किसी स्पष्ट कारण के ये 0.1 से कम हो गया। फिलहाल मैं केवल फ्रेजर और बाकी लोगों पर ही उम्मीदें लगा सकती हूं जो सामग्री खरीदने के लिए पड़ोसी शहरों में गए हैं। लेलिन खिड़की के पास आराम कर रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेज से लाल जामुन का एक गुच्छा तोड़ लिया तथा उन्हें नाश्ते के रूप में खाने लगा। हालांकि अन्य अनुयायियों की तुलना में मेरी प्रगति उड़ान के समान है। आखिरकार एक बड़े परिवार का उत्तराधिकारी भी औषधियों का अंतहीन उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बहुमूल्य औषधियां हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। 1 महीने के भीतर ही लेलिन ने 5वीं कक्षा के उन अनुचरों तक पहुंच बना ली जो 1 साल पहले उससे दूर चले गए थे। ये सौभाग्य की बात है कि मैं अकादमी से बाहर हूं। केवल तभी मैं परिणामों की चिंता किए बिना अपने प्रयोगों को जारी रख पाऊंगा तथा इस तरह की औषधियों का उपयोग कर पाऊंगा। लेलिन अचानक युद्ध से मिले लाभों पर खुश हो गया। हालांकि अगर युद्ध अब समाप्त भी हो जाए तो भी मैं वापस जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 3 वर्ष की मिशन अवधि पूरी होने तक इंतजार करना होगा। तभी मेरा बहाना विश्वसनीय होगा। उस समय लेलिन ने अनुमान लगाया कि वह पहले से ही स्तर 3 का अनुयायी होगा। प्रोफेसरों के अलावा उन्हें अधिक शक्तिशाली माना जाएगा तथा उन्हें अधिक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाएगा। इसके अलावा इन वर्षों को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके पास अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण सोचने के लिए पर्याप्त समय होगा। मालिक, नगर के स्वामी का एक दूत निमंत्रण लेकर आया है। अन्ना ने दरवाजा खटखटाया और लेलिन की अनुमति मिलने के बाद ही अंदर दाखिल हुई। मैगस के कुछ कार्यों के कारण उसका चेहरा हमेशा की तरह युवा दिखता था, कभी नहीं बदलता था। एक निमंत्रण। लेलिन थोड़ा सशंकित था। इस दौरान विस्काउंट जैक्सन के साथ उनके ज्यादा संबंध नहीं रहे। पत्र को देखने के बाद एक सभा।
निमंत्रण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मफी और उनके साथियों को आमंत्रित किया गया है, जो सभी अनुयायी हैं। लेलिन ने अनुमान लगाया, क्या ये हो सकता है? क्या कोई रहस्यमयी बात घटित हुई है जिसके लिए जादूगरों की मदद की आवश्यकता है? अन्ना, मेरे लिए एक घोड़ागाड़ी और औपचारिक कपड़ों का एक सेट तैयार करो। मुझे कुछ देर के लिए जाना है। लेलिन ने बिना कुछ सोचे यह बात कह दी। ग्रैंड नाइट विस्काउंट जैक्सन, जो एक्सट्रीम नाइट सिटी का स्वामी भी था, के सामने किसी अनुचर के लिए उसकी शक्ति में हस्तक्षेप करना कठिन था। इसलिए लेलिन उसके साथ खराब संबंध नहीं रखना चाहता था। इसके अलावा हाल ही में होप वायलेट लीव्स की आपूर्ति में कमी के कारण लेलिन के पास करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण काम नहीं था, इसलिए वह इस सभा के लिए समय निकाल सका। मैं देखूंगा, और मैंने मर्फी को कुछ समय से नहीं देखा है। एक्सट्रीम नाइट सिटी के हृदय में भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित महलनुमा इमारत अत्यंत भव्य थी। उस क्षेत्र में कई सैनिक गश्त करते थे, जिससे इसकी प्रतिष्ठा का पता चलता था। तारानकन टाटा। तारानकन एक काले रंग की घोड़ागाड़ी अचानक नगर के राजा के महल के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक भूरे बालों वाला कुलीन युवक उसमें से उतरा। वह देखने में काफी दुबला पतला लग रहा था, लेकिन उसकी चमकदार आंखें जोश से भरी हुई थीं। उसी समय लाल भूरे रंग की लकड़ी से बनी एक अन्य घोड़ागाड़ी भी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी निकला, जो एक किताब लिए हुए था। उनमें एक विद्वान जैसी आभा थी। लेलिन को देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की हर झुर्रियां ढीली हो गईं और वह मुस्कुराया। उसने पहल की और अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, बहुत समय हो गया मेरे दोस्त। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, विद्वान मफी। लेलिन ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े आदमी को धीरे से गले लगा लिया। मफी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। यद्यपि इस बूढ़े व्यक्ति में कुछ अवगुण थे, लेकिन यह निर्विवाद था कि उसके कुछ अनुभव लेलिन के लिए महान ज्ञान का स्रोत थे। जब लेलिन पहली बार एक्सट्रीम नाइट सिटी में पहुंचा था, तो मफी ने भी लेलिन की काफी मदद की थी। दोनों ने सहजता से बातचीत की। जैसे ही वे सुरक्षित प्रवेश द्वार से गुजरे, उन्होंने अपने निमंत्रण कार्ड दिखाए। एक व्यक्ति, जो बटलर जैसा था, लेलिन और मफी को बगीचे से होते हुए एक छोटे से लिविंग रूम में ले गया। वहां पहले से ही कई अनुचर निवासी मौजूद थे और लेलिन उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। लिविंग रूम के बीच में एक गोलाकार सोफा था, जिसके बीच में एक महोगनी मेज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति और स्तर के बीच समानता का सुझाव देता है। स्वागत है दोस्तों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कठोर दिखने वाला विस्काउंट जैक्सन अंदर आया। लेलिन को वह वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा एक साल पहले दिखाई देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि समय के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उनके कानों के पीछे कुछ बाल और सफेद हो गए। नगर के स्वामी। सभी अनुचरों ने अपना सिर हिलाया। आओ, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। बैठना। विस्काउंट जैक्सन आराम से सोफे पर बैठ गए और लोकट ब्लाउज पहने नौकरानियों ने जलपान के रूप में लाल चाय परोसी, साथ में स्वाद वाले केक और बिस्किट स्नैक्स भी परोसे। ऐसा क्यों लग रहा है कि माहौल किसी सम्मेलन और दोपहर की चाय जैसा है? हालांकि उसे संदेह था, लेकिन लेलिन ने कभी कुछ नहीं बताया। विस्काउंट जैक्सन और उनके सहायक एक घेरे में बैठते थे और समय समय पर नवीनतम समाचारों पर चर्चा करते थे। कुल मिलाकर माहौल अत्यंत सौहार्दपूर्ण लगा। दुर्भाग्य की बात है, विस्काउंट जैक्सन एक ठंडे खून वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। मैंने सुना है कि दंगा दबाने के लिए उसने तुरंत पूरे गांव को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया, यहां तक कि गांव के सभी लोगों के सिर लकड़ी के खंभों पर लटका दिए। लेलिन ने अभी भी मित्रवत व्यवहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, सामंजस्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए पहले समान शक्ति की शर्त होनी चाहिए। हाँ, बैरन फे की बात करें तो वह हाल ही में दवा की दुकान के मुद्दों को लेकर व्यथित हैं। विस्काउंट जैक्सन ने बातचीत करते हुए अनजाने में यह बात कह दी। हमने कुछ समय से डार्क नाइट वुड्स के मुरझाते जंगलों के बारे में भी सुना है। बस इतना ही कि हम अभी तक किसी समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। एक और बैठे एक अनुचर ने इस विषय पर गहराई से विचार करने में रुचि रखने वाले पात्र के रूप में बोलते हुए कहा। मफी की भौहें तन गईं। मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी विस्काउंट के पास निश्चित रूप से कोई समाधान होगा, है ना? हालांकि विस्काउंट जैक्सन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कौवों का उपयोग करके शाही परिवार को सूचित कर दिया है, लेकिन अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं इस स्थिति में क्या करूं, इस बारे में पूरी तरह असमंजस में हूं। शाही परिवार। लेलिन का दिल धड़क उठा। पूलफील्ड किंगडम के पीछे के शाही परिवार को एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का समर्थन प्राप्त था। दोनों पक्षों के बीच संबंध अत्यंत जटिल थे। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में आने वाला यह मिशन अंततः अजीब नहीं रहा। इस विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि भी था, लेकिन वह इसके प्रति उदासीन रहा। उन्होंने अंततः विस्काउंट जैक्सन को इस स्थिति में ला दिया कि उसके पास अनुचरों के इस समूह से सहायता मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। यद्यपि अंदर ही अंदर वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा था, परंतु सतह पर लेलिन अभी भी वही दिखावा कर रहा था। उसने गर्म चाय का कप उठाया और बिना किसी गलती को स्वीकार करने के इरादे के साथ चुस्कियां लेने लगा। क्या ये केवल एक उच्च स्तरीय प्राणी है जो उत्परिवर्तित हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि सर इसे हल भी नहीं कर सकते? एक लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने पूछा।
लेलिन ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उसने एक्सट्रीम नाइट सिटी में एक परिधान की दुकान खोली थी और उसके विला में रखे कई कपड़े वहीं से खरीदे गए थे। शहर के निवासियों को पता था कि इस कपड़े की दुकान का मालिक एक मिलनसार, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जिसकी एक सुंदर बेटी भी है। लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह एक जादूगर था। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। एंथनी बोर्डेन के जीवन के अंतिम वर्ष में वास्तव में क्या हुआ था? दो ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। सच बताऊं तो मैं पहले भी एक बार इस पर प्रहार कर चुका हूं। मैंने एक छिपकली जैसे प्राणी को भी मार डाला है, लेकिन इससे इस मुरझाते जंगल के मामले में कोई मदद नहीं मिली। विस्काउंट जैक्सन ने अपना हाथ हिलाया। फिलहाल सूखते जंगलों का क्षेत्र लगभग 2 गांवों तक फैल चुका है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो देर सवेर यह पूरे डार्क नाइट वुड्स को अपनी चपेट में ले लेगा। जब ऐसा होगा तो इससे कोई दूसरी जड़ी बूटी प्राप्त करना केवल एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। विस्काउंट जैक्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जड़ी बूटी उद्योग एक्सट्रीम नाइट सिटी की अर्थव्यवस्था का आधार था। हर साल नगर के स्वामी के महल को इन व्यापारों पर लगाए गए उच्च करों से बहुत लाभ होता था। अभी इसकी कर आय में भारी कमी आई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विस्काउंट जैक्सन स्थिर बैठने में असमर्थ था। क्या आप हमें उस छिपकली के शरीर के कुछ अंगों की संरचना देखने देंगे? मर्फी ने पूछा। हाँ, विस्काउंट जैक्सन ने ताली बजाई और सुनहरे पीले बालों वाली एक नौकरानी एक चांदी की ट्रे लेकर आई। उस पर कुछ भूरे पीले रंग के शल्क प्रदर्शित थे। आसपास के सभी अनुचरों ने एक एक टुकड़ा उठाया। लेलिन ने भी एक टुकड़ा अपने हाथों में रख लिया। एआई चिप स्कैन करें। भूरे पीले रंग के शल्क अंगूठे के आकार के थे, छूने पर ठंडे थे। संदेह है कि यह एक उत्परिवर्तित प्राणी का आकार है। अनुमान है कि यह पूलफील्ड किंगडम में छिपकली के प्रकार का उत्परिवर्तन है। सतह से हल्का विकिरण निकलता है। गुणवत्ता खराब है। निकालने योग्य सामग्री नष्ट हो गई है। घटक सामग्री के रूप में बेकार है। एआई चिप ने स्कैनिंग के बाद जानकारी प्रेषित कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी में मौजूद जादूगरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जादूगरों के लिए इस प्राणी के शरीर के अंगों का कोई उपयोग नहीं था। ये पूरा शरीर एक जादुई क्रिस्टल के लायक भी नहीं है। कौन इतना कठिन किंतु अप्रतिफलदायक कार्य करेगा? लेलिन को कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैगी के लिए लाभ सर्वोपरि था। वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कोई लाभ ना हो। विथरिंग वुड्स का मामला एक्सट्रीम नाइट सिटी की सीमाओं पर हुआ। यदि कोई लाभ होता या कोई जादूगर प्राणी की सामग्री को पसंद करता तो उसे खड्ड में संसाधन बिंदु पर अनुचरों द्वारा बहुत पहले ही हल कर लिया गया होता। इस वर्तमान स्थिति को जारी रहने देने का मतलब केवल एक ही बात है। मुरझाते जंगलों की समस्या के समाधान से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि केवल परेशानी ही होगी। यदि कोई लाभ हुआ भी तो वह उद्यम को होने वाली संभावित हानि की भरपाई करने के लिए बहुत छोटा था। यही कारण है कि इतने समय बाद भी इसका समाधान नहीं हो सका। अफसोस की बात है, जादूगरों को किसी उच्च स्तरीय प्राणी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें तो एक उत्परिवर्तित जीव की आवश्यकता है, जिसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। एक स्तर का प्राणी जिसकी जादूगरों को जरूरत है, बस एक उत्परिवर्तित जीव जिसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। मफी ने एक आवर्धक कांच जैसी वस्तु उठाकर कुछ देर तक पैमाने की जांच करने के बाद कहा। वह लेलिन के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचे। वह कैसा है? कोई समाधान? विस्काउंट जैक्सन ने आशापूर्ण भाव बनाए रखा और अपने मेहमानों की ओर देखा। अधिकांश उत्परिवर्तित जीव अपने आसपास के वातावरण से दीर्घकालिक संपर्क के कारण उत्पन्न हुए। बिना अधिक जानकारी और शोध के मैं इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह जीव मुरझाते जंगलों के लिए मुख्य दोषी है। मफी ने अपना सिर हिलाया। मैं प्रत्येक व्यक्ति को 30 जादुई क्रिस्टल देने को तैयार हूं। इसके अतिरिक्त 5000 स्वर्ण सिक्के भी दूंगा ताकि आप लोग क्षेत्र का पता लगा सकें। उसके बारे में कैसा है? हम पुराने मित्र हैं, इसलिए यह मेरा अनुरोध है। विस्काउंट जैक्सन ने मंडली में मौजूद लोगों पर नजर डाली और पाया कि अन्य अनुचरों में भी रुचि नहीं थी। ये कहते हुए वह अपने दांतों को भींचने से खुद को नहीं रोक सके। चूंकि यह मेरे स्वामी विस्काउंट के लिए परेशानी भरा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। मफी ने कुछ अनिच्छा से कहा। गहरे भूमिगत, अब और देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने पहले भी इन जीवों को मारा था तो यही हुआ था। विस्काउंट जैक्सन ने एक सफेद रुमाल निकाला और अपनी तलवार को साफ किया, फिर उसे म्यान में रख लिया। वास्तव में जब यह मरता है तो यह स्वयं विघटित हो जाता है। लेलिन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। उस कंकाल को देखते हुए, जिसमें से अभी भी सफेद धुआं निकल रहा था, लेलिन ने हड्डियों में से एक को उठा लिया। सूखी हुई सफेद हड्डी दरारों से भरी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि हल्का सा दबाव पड़ने पर यह टूटकर बिखर जाएगा। लेलिन ने थोड़ा और बल लगाया और एक फुफकार की आवाज के साथ सूखी हड्डी बारीक पाउडर में बदल गई। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। लेलिन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सफेद हड्डी के पाउडर के भीतर नसों के कुछ महीन धागे खोजे। लक्ष्य अभी भी महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। उच्च स्तरीय रोगाणु के रूप में पहचाना गया। मेजबान को दूरी बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। इस समय एआई चिप का स्कैन लेलिन की दृष्टि में दिखाई दिया। लेलिन ने जल्दी से पाउडर जैसा पदार्थ फेंक दिया और अपने हाथों को साफ करने के लिए उनके भीतर से आंतरिक ऊर्जा कणों को विकीर्ण करना शुरू कर दिया। क्या गलत? मफी को भी पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उन हड्डियों से सावधान रहो, इनके अंदर कुछ है।
लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से खुद को उससे दूर कर लिया। तारांकन सस्सी। तारांकन उसी समय सूखी छिपकली के कंकाल पर अधिक लाल रक्त शिराएं दिखाई दीं। हड्डी में असंख्य छेद दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था जैसे पहले ये नसें हड्डियों के भीतर रहती थीं। अनगिनत रक्त लाल शिराओं ने आकार लिया, एक पेड़ की शाखाओं की तरह आपस में जुड़कर एक छोटे आकार के प्राणी में परिवर्तित होना शुरू हो गया। ये पहले वाले प्राणी जैसा ही था, लेकिन अब इसका शरीर रक्त जैसा लाल हो गया था। समय समय पर लाल नसें उभर आती थीं। उस प्राणी की न तो आंखें थीं और न ही मुंह। हालांकि इसके 4 पैर अत्यंत मजबूत दिखाई दिए। तारांकन जीव। तारांकन प्राणी का हमला बहुत तेज था। इससे पहले कि विस्काउंट जैक्सन और अन्य अनुचर कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वह अपना मूल स्थान छोड़कर चला गया। केवल एक लाल धुंधली रेखा ही दिखाई दे रही थी। पीछा करो। इस प्राणी का निश्चित रूप से मुरझाते हुए जंगल से कुछ संबंध है। पूरी तरह भूरे वस्त्रों से ढके एक व्यक्ति ने विस्काउंट जैक्सन के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसने तुरंत आदेश दे दिया। जब से हम एक्सट्रीम नाइट सिटी से निकले हैं, तब से वह ग्रे रॉब वाला व्यक्ति हमेशा विस्काउंट जैक्सन का पीछा करता रहा है। वह एक विश्वसनीय सहयोगी होना चाहिए। उनमें पता लगाने की भी अद्भुत क्षमता है। लेलिन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने स्कैन करने के लिए एआई चिप का इस्तेमाल किया था। यह उपस्थिति और आंकड़ा, वहां भी एक स्तर 2 अनुयायी की ऊर्जा तरंगों है। दिलचस्प। जल्दी करो, लगे रहो। विस्काउंट जैक्सन के आदेश सुनकर ब्लैक आयरन गार्ड्स ने तुरंत उसका अनुसरण किया, विस्काउंट जैक्सन को पकड़ लिया और उसे अपने बीच में रख लिया। उनके आदेश का पालन करते हुए ब्लैक आयरन गार्ड्स ने तुरंत उनका अनुसरण किया, विस्काउंट जैक्सन को पकड़ लिया और उसे अपने बीच में रख लिया। भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा था। बाकी बचे अनुचर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मफी ने थोड़ी असहायता से कहा, चलो उनका पीछा करते हैं। लेलिन ने जानबूझकर अपनी गति को कम किया और मफी की गति के अनुरूप ही चलने लगा। वह चीज जो पहले थी, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वह क्या थी? ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का परजीवी है। अपनी ताकत के अनुसार माँ बाप के पास कम से कम स्तर 3 के अनुचर की ताकत होती है, या यहाँ तक कि एक आधिकारिक जादूगर की भी। मफी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लेलिन और उसका छोटा समूह आधिकारिक मैगस के लिए कोई खतरा नहीं थे। कोई भी रैंक एक मंत्र आसानी से उनकी पूरी पार्टी को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। एआई चिप की गणना के अनुसार उस परजीवी की ताकत खराब नहीं थी। सैद्धांतिक रूप से कहें तो माता पिता के शरीर में अधिकतम स्तर 3 के अनुचर की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा लेलिन सबसे पहले भाग जाता। ये केवल एक जांच मिशन है, मैंने इसे स्वयं चुना है। इसमें वास्तव में स्तर 3 के अनुयायी की शक्ति वाले जीव को शामिल किया जा सकता है। मेरी किस्मत कितनी बुरी हो सकती है। लेलिन को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बारे में क्या सोचे। वह खुश था कि उसे पहले यहाँ अकेले नहीं आना पड़ा। अन्यथा अपने पिछले उपन्यासों के मुख्य पात्रों के विपरीत, वह विपत्ति के समय में शक्ति के उन काल्पनिक विस्फोटों में असमर्थ था, और इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु होगा। सावधान रहें, हम और भी अंदर जा रहे हैं। मैं पहले से ही हवा में घनी नकारात्मक ऊर्जा का आभास महसूस कर सकता हूं। एक अनुचर चिल्लाया। लेलिन की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति धारणा उच्च थी। आखिरकार उनकी मुख्य रुचि छाया और अंधकार तत्व कण थे। जिस प्रकार प्लांट एफिनिटी और लाइट एफिनिटी ने सकारात्मक ऊर्जा अनुसंधान पर जोर दिया, लेलिन की आत्मीयता ने उसे दूसरों की तुलना में नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में अधिक समय बिताने के लिए मजबूर किया। ये लगभग एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के परिवेश जैसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पानी में वापस आई मछली की तरह महसूस कर रही हूँ। लेलिन ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और अपने होठों के कोनों पर आई मुस्कान को छुपा लिया। तारांकन झनकार। तारांकन जैसे ही समूह रुका, उन्होंने अपने कवच की आवाज निकाली। ये गायब हो गया। मैंने उस लाल प्राणी को इस स्थान पर एक क्षण के लिए रुकते हुए देखा, फिर वह अचानक गायब हो गया। जैक्सन ने अपनी लंबी तलवार लहराते हुए कहा, सतर्क रहो। ब्लैक आयरन गार्ड्स ने तुरंत एक घेरा बना लिया और जैक्सन तथा उसके अनुचरों की सुरक्षा करने लगे, ताकि किसी भी प्रकार के छिपे हुए हमले को रोका जा सके। यह मुरझाते जंगल का हृदय होना चाहिए। मफी ने अपनी नाक रगड़ी। मैंने जो स्काउटिंग विधि तैयार की है उसका अब उपयोग किया जा सकता है। मफी ने अपने लबादे से एक काले रंग का पेय पदार्थ निकाला और ढक्कन खोलकर उसकी सामग्री जमीन पर उड़ेल दी। तारांकन प्लॉप प्लॉप। तारांकन। जब काले रंग का ये घोल जंगल की जमीन पर डाला गया, तो वह वास्तव में छोटी छोटी चींटियों में बदल गया और सभी दिशाओं में भागने लगा। औषधि समाप्त होने के बाद लेलिन ने अनुमान लगाया कि लगभग 10,000 चींटियां उत्पन्न हुईं। इस तरह के स्काउट को सर्वदिशात्मक कवरेज वाला माना जा सकता है। उस प्राणी के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेलिन ने सोचा। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग 1 दर्जन मिनट के बाद मफी के पैरों के पास एक काले रंग की चींटी दिखाई दी, जो उसके वस्त्र पर रेंगते हुए उसके कानों तक पहुंची, और ऐसा लगा जैसे वह कुछ फुसफुसा रही हो। यह मिल गया है, मेरे पीछे आओ। मफी चींटी का पीछा करते हुए समूह को एक सूखे हुए ओक के पेड़ के पास ले गया। इस ओक के पेड़ को हटाओ। मफी ने बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी जांच के अनुसार इसके नीचे एक गुप्त सुरंग प्रतीत होती है। दस्ता 1, जाना। जैक्सन ने अपने हाथ हिलाए। कई ब्लैक आयरन गार्ड आगे बढ़े और ओक के पेड़ पर अपनी भाले भोंक दिए। सूख चुका ओक का पेड़ इस हमले को झेलने में सक्षम नहीं लग रहा था।
भालों द्वारा कई बार छेद किए जाने के कारण छाल के कई टुकड़े और टुकड़े हवा में ऐसे भर गए मानो बर्फबारी हो रही हो। 10 पहरेदारों ने जल्दी से पूरी तरह सूख चुके ओक के पेड़ को हटा दिया, जिससे एक अंधेरी भयावह सुरंग का पता चला। ये रहा। मफी की आंखें चमक उठीं और उसने एक मंत्र पढ़ा। दूर दूर तक फैली काली चींटियां सभी दिशाओं से लौटकर बिल में घुस गईं। अचानक मफी का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया, लगभग बेहोश होने जैसा। क्या हुआ? लेलिन मफी के पीछे आया और उसकी कमर को सहारा दिया। ऐसा लगता है कि अंदर कोई बहुत खतरनाक प्राणी है। इसने मेरे सभी प्यारे बच्चों को नष्ट कर दिया। मफी की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी दिखी। काय करते? एक अनुचर ने पूछा, जो स्पष्टतः जाना चाहता था। आग तैयार करो, जैक्सन ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम नीचे जाकर देखेंगे। हाँ, पहरेदारों ने शीघ्रता से अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। लेलिन और अन्य अनुचर एक दूसरे को देखने लगे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वे केवल उसका अनुसरण ही कर सकते थे। छेद काफी छोटा था। उनके प्रवेश से पहले एक वयस्क व्यक्ति को झुकना पड़ता था। हालांकि सुरंग जितनी गहरी होती गई उतनी ही विशाल होती गई, यहाँ तक कि कई पहरेदार एक साथ चल सकते थे। यहाँ तक कि आग की मशालों को ऊंचा उठाने पर भी गुफा की छत नहीं छूती थी। ये तो परेशानी वाली बात होगी। इस गुफा की ऊंचाई से उस माता पिता का शरीर निश्चित रूप से छोटा नहीं लगेगा। लेलिन को लगा कि चमड़े की बोरी उसकी कमर से लटक रही है। यदि उसने कई तुरुप के पत्ते तैयार न किए होते तो शायद वह अब तक समूह छोड़कर भाग चुका होता। आखिरकार उसका जीवन शहर के स्वामी के क्रोध से कहीं अधिक मूल्यवान था। लॉर्ड विस्काउंट, आगे एक रास्ता है, एक दस्ते के नेता ने जैक्सन को रिपोर्ट दी। मुझे एक नज़र देखने दो। जैक्सन आगे बढ़ा। लेलिन भी पीछे पीछे आया। जैसी कि उम्मीद थी, आगे दो बिल्कुल एक जैसी सुरंगें थीं। उनकी अथाह गहराई के अंधेरे को देखते हुए कोई सुरंग का अंत नहीं देख सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी जानवर के विशाल मुंह में जा रहा हूं। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक घनी होती जा रही है। हमारी कुछ स्काउटिंग पद्धतियों का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता। नगर के सरदार का सहायक भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति बोला। आगे के प्रत्येक रास्ते की टोह लेने के लिए 2 आदमियों को बुलाओ। आदेश देते समय जैक्सन की भौहें तन गईं। ये बेहतर होगा कि मुझे ऐसा करने दिया जाए। लेलिन अचानक आगे चला गया। चूंकि वह जानता था कि माता पिता अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसका पक्ष युद्ध में अपनी शक्ति बहुत अधिक खो दे। चूंकि मिस्टर लेलिन ने आगे बढ़ने का फैसला किया है तो ये सबसे अच्छा है। विस्काउंट जैक्सन मुस्कुराया। लेलिन कई कदम आगे बढ़ा और अपने लबादे से एक पारदर्शी क्रिस्टल निकाला। गुरिसिटोंक जियानाटेआ, लेलिन ने कहा। क्रिस्टल की गहराई में अचानक एक काली खड़ी पुतली प्रकट हुई। ऊर्ध्वाधर पुतली का आकार मानव की पुतली के समान था, लेकिन इसमें मानव आंख जैसा सफेद भाग नहीं था। इस शुद्ध काले पुतले को देखकर ऐसा महसूस होता था मानो यह उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर देगा। ये है नकारात्मक ऊर्जा आंख। केवल नकारात्मक ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाले अनुचर ही इसका उपयोग करने में सक्षम हैं। पीछे खड़े अनुचर फुसफुसाने लगे और उनकी निगाहों में पहले से भी अधिक शत्रुता और भय झलकने लगा। नकारात्मक ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाले जादूगरों के रैंक 0 मंत्र आमतौर पर अधिक विनाशकारी होते हैं और उनका व्यक्तित्व अन्य अधिकांश जादूगरों की तुलना में अधिक रक्तपिपासु और क्रूर होता है। इसका सामान्य अर्थ डार्क मैगी होना था। नियमित जादूगरों की शत्रुतापूर्ण निगाहें समझ में आने वाली थीं। लेलिन को अपने पीछे खड़े लोगों को कुछ भी समझाने की इच्छा नहीं थी। उसकी उंगलियों ने बल लगाया और क्रिस्टल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। काली पुतली 2 भागों में विभाजित हो गई। प्रत्येक सुरंग में एक तैरता हुआ गया। मानसिक रूप से ऊर्ध्वाधर पुतलियों का अनुसरण करते हुए लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विस्काउंट जैक्सन लेलिन को घूरते हुए घबरा गया। समूह शांत हो गया, केवल मशालों के जलने की लगातार धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद लेलिन ने अपनी आंखें खोलीं। बाईं ओर सुरंग में कुछ उत्परिवर्तित छिपकलियां हैं। इसके अंत में एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान है। जहां तक दाईं ओर वाले का सवाल है, मैं केवल इतना जानता हूं कि वह अज्ञात दूरी तक नीचे की ओर जाता है। जब मैंने और अधिक खोजबीन की तो मेरा जादू टूट गया। चूंकि यह रास्ता ऐसा ही है तो चलो हम सब एक साथ नीचे चलें। जैक्सन ने दाईं ओर सुरंग की ओर इशारा किया। गुफा का दाहिना भाग अधिक नम और आर्द्र हो गया। लेलिन ने मिट्टी की दीवारों को छुआ और पाया कि कुछ काई जैसे पौधे उस पर बिखरे हुए थे और गीले हो रहे थे। ये नम है। लेलिन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भावशून्य बनी रही। उसने अपने वस्त्र से एक सफेद रुमाल निकाला और अपने हाथ साफ किए। मुझे डर है कि हम उन अजीब जीवों के घोंसले के करीब पहुंच रहे हैं। रून शैकल्स। रोशनी, आगे प्रकाश है। अग्रिम पंक्ति में चल रहा एक गार्ड चिल्लाया। लेलिन ने एक नजर डाली। सचमुच सुरंग का दूर का छोर प्रकाश बिखेर रहा था। प्रवेश करना। जैक्सन ने अपनी बड़ी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और सबसे पहले अंदर घुसा। बाकी लोगों ने भी यही किया। रोशनी, ऊपर से नीचे की ओर आती हुई आंखों को भेदने वाली रोशनी। लेलिन की आंखें जल रही थीं, आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उसने तुरंत अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं। आह, राक्षस! ध्यान से! तरह तरह के नारे गूंजने लगे और हथियार लहराए जाने लगे। चेतावनी, आसन आक्रमण आगे, इष्टतम प्रतिक्रिया, पीछे हटें और झुकें। एआई चिप की आवाज तेज हुई और एक हल्की नीली स्क्रीन प्रक्षेपित हुई।
स्क्रीन पर एक हथेली के आकार का पंजा लेलिन की ओर पंजे से वार कर रहा था। लेलिन ने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर हमले से बचने के लिए झुक गया। चारों ओर हो रही चीख पुकार के बीच जैक्सन की धीमी चीख सुनाई दे रही थी। एआई चिप के स्कैन के बाद लेलिन देख सकता था कि कई छिपकली जैसे जीव भूगोल के साथ अपनी परिचितता का उपयोग करके जैक्सन और उसके आसपास के गार्डों के दस्ते का नरसंहार करने का प्रयास कर रहे थे। ये गुप्त हमला इतना तीव्र था कि जब जैक्सन और बाकी लोग प्रतिक्रिया करने पहुंचे तब तक पूरी टुकड़ी को भारी क्षति हो चुकी थी। लेलिन ने अपने सामने के दृश्य पर अपनी नज़र घुमाई और उसकी आंखें अंततः उज्ज्वल प्रकाश के अनुकूल हो गईं। उसने देखा कि फर्श पहले से ही लाशों से अटा पड़ा था। उनमें से कई पर इन अजीब जीवों द्वारा चबाए जाने के निशान थे। उस समय जैक्सन के साथ समूह में केवल 2 नाइट स्तर के दल के नेता और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति, जो हमेशा जैक्सन के पीछे पीछे चलते थे, ही बचे थे। जहां तक अनुचरों की बात है, उनमें से एक जमीन पर गिर गया था और दूसरे के पेट पर बड़ा घाव था जिससे खून बह रहा था। गुफा के शीर्ष पर सफेद रंग के जेलीफिश जैसे जीव तैर रहे थे। पहले की चमक उनके शरीर से निकल चुकी थी। इन जेलीफिश से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता वास्तव में तुरंत बढ़ सकती है तथा फ्लैशबैंग ग्रेनेड के समान प्रभाव पैदा कर सकती है। इन विचित्र प्राणियों द्वारा प्रदर्शित समन्वय के कारण अनेक मौतें और चोटें हुईं, जिससे निश्चित रूप से यह संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे से कोई खुफिया तंत्र उन्हें नियंत्रित कर रहा था। जेलीफिश से प्रकाश फूटने के बाद वे हवा में तैरते हुए थोड़े हताश हो गए। यद्यपि उनके शरीर से अभी भी कुछ प्रकाश निकल रहा था, परंतु वह आंखों को चुभ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले का फ्लैश एक बार का हमला था। ये फ्लैश जेलीफिश है, एक प्रकार का भूमिगत प्राणी। उनका पिछला हमला केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें पुनः इतना तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करने से पहले एक दिन के आराम की आवश्यकता है। मफी एक किताब को अपनी छाती से लगाए हुए प्रकट हुए। हमें इन परजीवी जीवों से नहीं, बल्कि बीच में बैठे उस व्यक्ति से निपटना है। लेलिन ने गुफा के केंद्र की ओर इशारा किया और कड़वी मुस्कान दी। लेलिन और बाकी लोग पहले एक बड़ी भूमिगत गुफा में प्रवेश कर गए, जहां छत स्टैलेक्टाइट्स और फ्लैश जेलीफिश से अटी पड़ी थी, जिससे उन्हें अंदर का मनोरम दृश्य देखने को मिला। इस समय गुफा में कई उत्परिवर्तित किंतु परिचित जीव थे। वहां छिपकलियां, भूरे भालू और एल्क थे, जिनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। उनमें से अधिकांश के मध्य में एक विशाल पीला सांप था जो राजा जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि अन्य प्राणी उसकी रक्षा कर रहे थे। यह मैनकेस्ट्रे है, महान मुरझाया हुआ सांप मैनकेस्ट्रे। मफी की किताब उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और एक जोरदार आवाज हुई। एआई चिप स्कैन। लेलिन ने निर्देश दिया। ग्रेट विदरिंग स्नैक मैनकेस्ट्रे अर्धवयस्क शरीर शक्ति 11.9 चपलता 6.5 जीवन शक्ति 14 आध्यात्मिक बल 8 क्षमताएं 1 परजीवी। मैनकेस्ट्रे अपने शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली परजीवी विकसित करने में सक्षम है तथा इसे अन्य जीवों में फैलाकर उन्हें अपना अधीनस्थ बना लेता है। 2 मुरझाना। जिस भी क्षेत्र से मैनकेस्ट्रे गुजरेगा वहां के पौधे मर जाएंगे और मैनकेस्ट्रे के लिए एक प्रकार का पोषक तत्व बन जाएंगे। एक वयस्क मैनकेस्ट्रे में एक आधिकारिक मैगस की ताकत होती है और वह पूरे जंगल को राख में बदल सकता है। सूचना का स्रोत लेस देन निगेल की यात्राएं ग्रेटर दैन। एआई चिप ने लेलिन के सामने ही सूचना पहुंचा दी। अर्धवयस्क शरीर। ऐसा लगता है कि यह अभी वयस्क अवस्था में नहीं है। लेलिन ने पहले तो राहत की सांस ली, फिर जोर से चिल्लाया, मफी, इसके रूप रंग से मूर्ख मत बनो। यह एक गैर वयस्क मैनकेस्ट्रे है। हमारे पास अभी भी मौका है। वास्तव में मफी ने विशाल सांप के भूरे पीले रंग को ध्यान से देखा और अंततः अपने डर से उभरे। एक वयस्क मैनकेस्ट्रे कम से कम 100 मीटर लंबा होता है और यह सांप स्पष्ट रूप से अभी इतनी लंबाई का नहीं है। इससे उत्पन्न होने वाले परजीवियों की संख्या भी सही नहीं है। यह विशाल सांप इस मुरझाते जंगल का कारण है। जैक्सन ने एक तरफ खड़े होकर उस विशाल सांप को घूरते हुए पूछा, क्योंकि उसका सिर हिल रहा था। ये सही है। मैनकेस्ट्रे अपने भोजन के रूप में पौधों के रस का उपयोग करता है। वे काफी चालाक और आलसी होते हैं और घूमना फिरना भी पसंद नहीं करते। मूलतः यह अपने लिए भोजन जुटाने के लिए परजीवियों का उपयोग करता है। मफी, जो प्रचुर अनुभव और बुद्धि के धनी थे, विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की आदतों से अच्छी तरह परिचित थे। तो फिर अगर हम इसे मार दें तो डार्क नाइट वुड्स में जड़ी बूटियों का उत्पादन फिर से शुरू हो सकता है। जैक्सन ने अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया और उस विशाल पीले सांप की ओर इशारा किया जो अपने परजीवी उत्परिवर्तित जीवों द्वारा संरक्षित था। सिद्धांततः ऐसा ही होना चाहिए, जब तक आप उसे मार डालें या भगा दें। यद्यपि इसकी मृत्यु मुरझाते हुए जंगल को पुनर्जीवित नहीं कर सकती, फिर भी यह शिकार और जंगल को धीरे धीरे वापस पहले जैसा बना सकती है। मफी व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। तारांकन हिस। तारांकन गुफा के मध्य में कुंडली मारे बैठा सांप फुफकारने लगा और सांप जैसी धीमी आवाज में बोलने लगा। ये 2 सड़े हुए चमड़े के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होने वाली घर्षण ध्वनि थी, जो कानों के लिए अत्यंत अप्रिय थी। लेलिन और बाकी लोगों के आसपास के प्राणियों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आदेश मिल गया हो और वे आगे बढ़ते हुए चीखने लगे। लेलिन ने लापरवाही से एक नज़र डाली। बहुत सारे जीव हैं और मूल शरीर से अभी तक निपटा नहीं गया है। मुझे अपनी जादुई शक्ति का संरक्षण करना होगा। एआई चिप, हमले की सबसे इष्टतम विधि का अनुकरण करें। लेलिन ने अपना क्रॉस ब्लेड निकाला। बीप, स्थिति डेटा इनपुट करना, होस्ट के आंकड़ों के साथ निर्माण आरंभ करना।
सबसे इष्टतम विधि के लिए युद्ध सिमुलेशन की गणना। एआई चिप लगातार घर के आसपास के प्राणियों की हमला शैली प्रदर्शित करता है। भूरे भालू के हमले से बचने के लिए लेलिन के पैर हिलने लगे। उसके दाहिने हाथ में पकड़े क्रॉस ब्लेड ने एक अजीब सी दिशा बनाई और भालू के पंजे को विक्षेपित कर दिया तथा सीधे उसकी खोपड़ी में घुस गया। तारांकन टकराना। तारांकन भालू की विशाल भूरी लाश जमीन पर गिर गई और यहां तक कि मैनकेस्ट्रे सांप ने भी लेलिन को देखते हुए उस पर ध्यान दिया। लेलिन के सिर में झुनझुनी होने लगी और वह जल्दी से दूरी बनाए रखने लगा। अच्छी तरह से किया, जैक्सन ने प्रशंसा में चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया हो और लगातार जीवों की भीड़ को तबाह करता जा रहा हो तथा अपने पीछे खून के निशान छोड़ता जा रहा हो। ऐसा लगता है कि जैक्सन ने गुप्त नाइट तकनीक को प्रज्वलित कर दिया है। उनकी तकनीक उनकी चपलता को बढ़ा रही होगी। कुछ अनुचरों ने भी अपने द्वारा तैयार किए गए रैंक शून्य मंत्रों का प्रयोग किया और इन प्राणियों को मारने में सहायता की। लेलिन ने केवल एक नज़र डाली और फिर उनके बारे में चिंता नहीं की। तारांकन सस्सी। लेलिन द्वारा मारे गए भूरे भालू का शव तेजी से सड़ गया। हड्डियों से कई नसें प्रकट हुईं जो उस प्राणी में बदल गईं जिसका लेलिन और बाकी लोग पहले पीछा कर रहे थे। इसके बाद वह प्राणी मैनकेस्ट्रे के मुंह में चढ़ गया। मैनकेस्ट्रे सांप ने अपना मुंह खोला और उसमें धारदार दांतों की कतारें दिखीं। जैसे ही उसने उस अजीब लाल नसों वाले जीव को अपने पेट में निगल लिया, उसकी जीभ मुड़ गई। अपने परजीवी को वापस ला रहे हो। लेलिन को बहुत धक्का लगा। परजीवी को निगलने के बाद मैनकेस्ट्रे सांप ने अंततः अपनी कुंडली खोली और लेलिन और उसके समूह को देखा जो अनियंत्रित रूप से जीवों का वध कर रहे थे। उसकी लाल आंखों में क्रोध के चिन्ह दिख रहे थे। तारांकन टकराना। तारांकन सांप का विशाल शरीर बाहर निकल आया और पूरी गुफा हिंसक रूप से कांप उठी। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप का शरीर खतरनाक गति से जैक्सन की ओर बढ़ रहा था। ये बहुत जल्दी है। 6.5 की चपलता के साथ मैं केवल इसका प्रतिबिंब देख सकता हूं। लेलिन तेजी से पीछे हटा और उसी समय उसने अपनी छाती को अवरुद्ध करने के लिए क्रॉस ब्लेड का इस्तेमाल किया। एक जबरदस्त बल की लहर आई और लेलिन ने जो क्रॉस ब्लेड पकड़ रखा था वह पूरी तरह से टूटकर हवा में उड़ गया। इतनी शक्तिशाली ताकत, और ये तो बस एक सामान्य प्रहार है। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैनकेस्ट्रे सांप ने अपने जबड़े चौड़े कर लिए और अपने धारदार दांतों से जैक्सन को काटने लगा, जिससे मछली जैसी गंध आने लगी। यदि जैक्सन पकड़ा जाता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु बिना किसी शव के होती। महोदय, शेष 2 शूरवीर और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति चिल्लाए। हाँ, अच्छा प्रयास। मृत्यु के कगार पर जैक्सन ने अंततः अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा मुक्त कर दी और तलवार ने सांप के मुकुट को इतनी तेजी से भेद दिया कि उसे आंखों से देख पाना कठिन था। हालांकि तलवार से सांप के शल्कों पर केवल एक सफेद धब्बा रह गया। जहां तक जैक्सन का प्रश्न है, उसने बल का प्रयोग करके छलांग लगाई तथा अपनी कमर को मोड़कर सांप के जबड़े से बच निकला। हमारे प्रभु की रक्षा करो। दोनों शूरवीर आगे बढ़े। मैनकेस्ट्रे सांप ने भयंकर दहाड़ लगाए और दोनों शूरवीरों को सीधे अपने पेट में निगल लिया। द्वितीयक आग का गोला, एसिडिक एक्वा शॉट। इस समय अन्य अनुचरों ने भी अपने मंत्रों का जाप किया और विशाल सांप के शरीर पर प्रहार किया। तारांकन टकराना। तारांकन विशाल सांप के शरीर से पीली ज्वाला वाला एक काला तीर निकला, जिससे 2 झुलसे हुए छेद घाव दिखाई दिए। विशाल सांप ने दहाड़ लगाई जिसमें पीड़ा की झलक थी। उसके शल्क हिलने लगे और उसने अपनी पूंछ को कुछ अनुचरों की ओर उड़ा दिया। सांप की जीवन शक्ति बहुत अधिक है, कोई भी सामान्य रैंक शून्य मंत्र उसके आंदोलन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। विशाल सांप ने अपनी पूंछ को झटका और कुछ अनुचर जो समय रहते बच नहीं पाए, वे मांस के टुकड़ों में बदल गए और सांप के शरीर के नीचे से खून बहने लगा। नहीं, डेकर, लांस, मर्फी पीड़ा में जोर से चिल्लाया। कोई विकल्प नहीं है, हमें पहले पीछे हटना होगा। बचे हुए कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। तभी जैक्सन के पीछे भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने गहरी गड़गड़ाहट के साथ कहा, नहीं, इस शापित कीड़े ने डेकर और बाकी लोगों को मारने का साहस किया। मैं इसे निश्चित रूप से नहीं जाने दूंगा। मफी की आंखें लाल हो गई थीं। मेरे पास एक मंत्र है जो अस्थायी रूप से इसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है, बाकी आप लोगों पर निर्भर होगा। मफी आगे बढ़ा। उसने अपना मोनोकल जो वह हमेशा अपने हाथ में रखता था पहना और उसे उस विशाल सांप की ओर फेंक दिया। तारांकन टकराना। तारांकन विशाल सांप पर कांच टूट गया और कई गहरे लाल रंग के निशान अचानक सतह पर आ गए। गहरे लाल रंग के रून कई गुना बढ़ गए और एक लंबी श्रृंखला के आकार में बदल गए, जिसने सांप को अपने भीतर बांध लिया। कितना शक्तिशाली संयम मंत्र है। लेलिन की आंखें चमक उठी। ये कम से कम आधे मिनट तक हिल नहीं पाएगा, इसलिए उस समय में आप लोगों के पास जो भी तरीके हैं उनका उपयोग करें। रक्षा औषधि। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की तुलना में ये महीन रून बेड़ियां एक बाल के रेशे के आकार की थीं। हालांकि जंजीरों के बंधन में जकड़ा हुआ विशाल सांप असहाय होकर जमीन पर अटका हुआ था, यहां तक कि हिल भी नहीं पा रहा था। जल्दी करो, हमला करो, जैक्सन चिल्लाया और विशाल तलवार से रोशनी निकलने लगी। दूसरी ओर भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी अपना लबादा उठाया और अर्ध पशु मनुष्य का रूप धारण करते हुए शीघ्रता से मंत्र का जाप करने लगा। तारांकन गर्जन। तारांकन शेष प्राणियों को अपने माता पिता पर आए खतरे का एहसास हुआ और वे अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना लेलिन और बाकी लोगों की ओर आगे बढ़े। भाड़ में जाओ। लेलिन ने कुछ आग जैसे लाल रंग के विस्फोटक औषधियां निकालीं और शेष प्राणियों को राख में बदल दिया।
मैनकेस्ट्रे सांप के लिए आंखें उसकी दुखती रग हैं और ये हृदय से भी अधिक कमजोर हैं। लेलिन चिल्लाया और साथ ही मंत्रोच्चार भी किया। गुफा में रहस्यमय और प्राचीन बायरन भाषा के मंत्रोच्चार के साथ साथ लेलिन के बगल में जमे हुए और मोटे काले तैलीय शरीरों का एक समूह दिखाई दिया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। ये काले तैलीय आकृतियां लेलिन के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, समय समय पर बुलबुले छोड़ रही थीं और ऐसी ध्वनि निकाल रही थी जो सड़ते हुए पदार्थ के समान थी। जब वह लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था तो काले तेल से सनी आकृतियां लगातार अपना आकार बदल रही थीं और अंततः काले शेर के सिर जैसी आकृति में बदल गईं। जाना, लेलिन ने इशारा किया। काले सिंह का सिर दहाड़ता हुआ उस विशाल सांप के मुकुट की ओर बढ़ा जिसे रोका जा रहा था। तारांकन पू। तारांकन शेर के सिर ने तुरंत मैनकेस्ट्रे सांप की दोनों आंखों पर काट लिया। तारांकन सस्सी। तारांकन विशाल सांप लगातार छटपटा रहा था और पीड़ा भरी चीखें निकाल रहा था। उसके शरीर पर लगी रून बेड़ियां भी लाल धुआं छोड़ रही थीं। जल्दी करो, मैं इसे अधिक समय तक जारी नहीं रख सकता। मफी अपनी विद्वान छवि से पूरी तरह अलग हो गए और बिना किसी परवाह के चिल्लाने लगे। काले शेर का सिर लगातार विशाल सांप के सिर को चबाता रहा और अंततः घुलकर चिकना काला तेल का एक पोखर बन गया जिसने विशाल सांप के सिर को ढक दिया और अंततः उसकी दोनों आंखों को भी ढक लिया। यह अब है। लेलिन की आंखें चमक उठीं और उसने एक टेस्ट ट्यूब निकाल ली। उसमें रखी सामग्री से रक्त जैसा लाल प्रकाश निकल रहा था जिससे खतरे का एहसास हो रहा था। यह एक विस्फोटक औषधि थी लेकिन तुलनात्मक रूप से यह बहुत बड़ी थी। इसका विस्फोट त्रिज्या बड़ा था तथा परिधि भी पिछली औषधियों की तुलना में बड़ी थी। लेलिन के दाहिने हाथ की मांसपेशियां उभर आई जब उसने औषधि को सीधे काले तेल में डाला। तारांकन टकराना। तारांकन एक भयंकर ज्वाला उठी जिसने विशाल मैनकेस्ट्रे सांप को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया और उसे बुरी तरह जला दिया। विशाल सांप लगातार अपना सिर इधर उधर हिला रहा था जो एक विशाल जलती हुई मशाल की तरह लग रहा था। इसके चारों ओर लगी रून बेड़ियां भी चरमराहट की आवाजें निकाल रही थीं जिसका अर्थ था कि यह अधिक समय तक टिक नहीं सकता था। भूमिगत क्षेत्र से आने वाला विघटित तेल पानी एआई चिप के संशोधित विस्फोटक औषधि के साथ मिलकर कम से कम 9 डिग्री का संयुक्त हमला करता है। लेलिन की आंखों के भीतर से लगातार नीली रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह विस्फोट के आंकड़े रिकॉर्ड कर रहा था। पंत पहले किए गए हमले ने विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की अधिकांश सुरक्षा को पहले ही तोड़ दिया है। अब इसे मार डालने का समय आ गया है। लेलिन जोर जोर से हौंफने लगा और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे रह गया। उसकी आस्तीन के एक हिस्से से जो दूसरों से छिपा हुआ था एक और संशोधित विस्फोटक औषधि जो पहले इस्तेमाल की जा चुकी थी उसके हाथों में दिखाई दी। लेलिन कभी भी अपनी पूरी उम्मीदें दूसरों पर नहीं रखता, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण समय पर। इस समय अर्ध जानवर आदमी ने अपना मंत्र पढ़ना समाप्त कर दिया था। मेरे पूर्वज के कुलदेवता की शक्ति, अब बर्फ में बदल जाओ और मुझे मैनकेस्ट्रे सांप को मारने की शक्ति प्रदान करो। अर्ध जानवर आदमी ने अपना जादू पूरा किया और जैक्सन की तलवार को हल्के से छुआ। तारांकन सस्सी। तारांकन। जैक्सन की विशाल तलवार के ब्लेड पर बर्फ की एक परत जमने लगी और बर्फ अधिक से अधिक बढ़ती गई और अंततः ब्लेड का आकार उसके मूल आकार से 2 गुना हो गया और वह एक बर्फीली महान तलवार में बदल गई। अर्ध जानवर आदमी ने जो मंत्र डाला था वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रकार का मंत्र था जो हथियारों को बढ़ा सकता था। एआई चिप के स्कैन के अनुसार इस समय जैक्सन के हाथों में मौजूद महान तलवार में पहले से ही एक बुनियादी स्तर की जादुई कलाकृति की ताकत है। लेलिन की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत अच्छी करामाती तकनीक है। जैक्सन ने स्पष्टतः पहले भी कई बार हाफ बीस्ट मैन के साथ मिलकर काम किया था। इससे पहले वह अपनी ऊर्जा बचाकर रख रहा था और जब ग्रेट स्वॉर्ड ने बर्फ की परत को पूरा ढक लिया तो जैक्सन ने चीखकर उसे अपने ऊपर उठाया और मैनकेस्ट्रे सांप की गर्दन की ओर बढ़ते हुए उस पर वार किया। तलवार, जो एक विशाल क्रिस्टलीकृत बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी, ने जैक्सन की ग्रैंड नाइट की ताकत के साथ विशाल सांप के काले पड़ चुके हिस्से को सीधे काट दिया। तारांकन पूछी। तारांकन। मैनकेस्ट्रे सांप की गर्दन पर एक गहरे घाव से लाल गर्म खून लगातार बह रहा था जो लगभग आधा मीटर गहरा लग रहा था। यहां तक कि हड्डियों का सफेद भाग भी देखा जा सकता था। विशाल सांप दहाड़ा और पूरी ताकत से सिर पटकने लगा। तारांकन टकराना। तारांकन विस्काउंट जैक्सन तुरंत ही दूर जा गिरा और यहां तक कि उसने जो कवच पहना हुआ था वह भी अंदर की ओर क्षतिग्रस्त हो गया। बर्फ से घिरी तलवार उसके बगल में सीधी खड़ी होकर जमीन में आधी धंस गई। पिंग पिंग पिंग। तारांकन बर्फ की परत लगातार टूटती रही और अंततः तलवार, जो स्टील से बनी थी, भी अनगिनत टुकड़ों में टूटकर फर्श पर गिर गई। ऐसा लगता है कि यह मंत्र भी पूरी तरह दोषरहित नहीं है। लेलिन अभी भी इत्मीनान से निरीक्षण करने के मूड में था। हालांकि इस समय मफी का चेहरा लाल हो गया। मैं अब इसे और नियंत्रित नहीं कर सकता। मैनकेस्ट्रे सांप के निरंतर संघर्ष के कारण उसके चारों ओर की रून बेड़ियां अंततः एक तेज आवाज के साथ ढह गईं। जहां तक खुद को मुक्त करने की कीमत की बात है तो सांप को पहले ही 1 दर्जन घाव लग चुके थे जो उसके शिल्कों में घुस गए थे। जहां तक बुरी तरह घायल हुए मैनकेस्ट्रे सांप की बात है तो उसकी रक्तवर्ण आंखें और भी अधिक लाल हो गईं। बिजली की गति से उसने अपनी पूंछ घुमाई और उसे लपेट लिया। इससे पहले कि लेलिन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक व्यक्ति कम हो गया है।
वह अर्ध जानवर मनुष्य जो पहले वहां खड़ा था अब सांप की पूंछ में लिपटा हुआ था। नहीं, मुझे बचाओ। पूंछ लगातार सिकुड़ती गई और विशाल सांप की आकृति ने लगभग अर्ध पशु मानव को पूरी तरह ढक लिया। इस समय जैक्सन, जो निश्चित नहीं था कि वह अभी भी जीवित है या मर चुका है, एक तरफ लेटा हुआ था और अपने अधीनस्थों की चीखों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तारांकन गाचा। तारांकन चरमराहट की आवाज के साथ हड्डियों के टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाज हवा में गूंजने लगी। अर्ध जानवर आदमी की व्यथित चीखें बढ़ती गईं और अंततः वह मृत सन्नाटे में बदल गईं। लेलिन ने विशाल मरणासन सांप को ध्यान से देखा और विभिन्न रंगों की कुछ औषधियां बनाईं। तारांकन टकराना। तारांकन, एक विशाल काले रंग की आकृति ने हमला किया और लेलिन के हाथ से छूटी हुई पीली टेस्ट ट्यूब पर प्रहार किया। आसपास के क्षेत्र में पीली रोशनी की एक परत दिखाई दी और उसने लेलिन के पूरे शरीर को घेर लिया। विशाल शक्ति लेलिन पर गिरी और वह उड़कर पास की ग्रेनाइट चट्टान से जा टकराया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके सिर के ऊपर से कीचड़ उड़ गया और उसकी पीठ के पीछे की चट्टान पर भी कीचड़ का एक बड़ा निशान रह गया। उसी समय जब लेलिन को वापस उड़ा दिया गया, सांप की पूंछ से तीव्र लाल लपटों की एक परत फैल गई और सांप के शरीर पर प्रकाश के कई रंग भी खिल गए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मैनकेस्ट्रे सांप की चीख निकल गई। पीली रोशनी कई टुकड़ों में बिखर गई और अंततः हवा में बिखर गई। लेलिन का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था और चमकदार पीली रोशनी के कई धब्बे देखकर वह मुंह बनाने लगा। अनुचरों की कमजोरी यह है कि उनके पास हमेशा कोई रक्षात्मक उपाय नहीं होता। रैंक 0 मंत्रों के लिए रक्षात्मक मंत्र मॉडल अत्यंत असामान्य थे क्योंकि वे बहुत व्यवहारिक नहीं थे। जब किसी अनुचर पर हमला होता है तो शायद ही कभी उनके पास उन मंत्रों का जाप करने का समय होता है। परिणामस्वरूप अनुचरों के बीच लड़ाई में जिस पर भी पहले मंत्र का प्रभाव पड़ता, वह पराजित हो जाता या मारा जाता। ये परिदृश्य तब तक चलता रहता था जब तक कोई आधिकारिक जादूगर के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा एक और तरीका था विशेष वस्तुओं से शक्ति उधार लेना। उदाहरण के लिए, रक्षात्मक या अजीब वस्तुएं जो तुरंत रक्षा मंत्र को सक्रिय कर सकती हैं। हालांकि इस तरह की उच्च स्तरीय रक्षात्मक वस्तुएं आधिकारिक जादूगर के लिए भी प्राप्त करना कठिन था, इसलिए वे शायद ही कभी किसी अनुचर के हाथों में दिखाई देती थीं। लेलिन और अन्य अनुचरों के साथ साथ हाफ बीस्ट मैन के पास कोई भी रक्षात्मक वस्तु नहीं थी। अधिक से अधिक वे केवल चमड़े का कवच पहनते थे जिसमें मंत्रों के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। इसके अलावा मैनकेस्ट्रे सांप का एक साधारण रोल पहले से ही उन्हें मांस के पेस्ट में पीसने में सक्षम होगा। अकादमी के अभिलेखों के अनुसार अभी भी कई अनुचर हैं जो शूरवीरों और महाशूरवीरों के हाथों मारे जाते हैं। हालांकि कभी भी किसी आधिकारिक मैगस की साधारण मनुष्यों के हाथों मृत्यु का कोई उदाहरण नहीं आया है। जहां तक इस पीले रंग की औषधि का सवाल है, ये लेलिन का नवीनतम प्रयोगात्मक परिणाम था, ट्रेवर की घूमती ढाल औषधि। इस तरह की औषधि पहले ही प्राथमिक औषधियों की श्रेणी से अलग हो चुकी है। यह एक प्रकार का शुरुआती औषधि था और शुरुआती औषधि श्रेणी में भी इसे बनाना बहुत कठिन था। जहां तक प्रभाव की बात है तो यह प्रकाश की एक बारगी रक्षात्मक परत उत्पन्न करेगा जो 10 डिग्री या उससे कम के किसी भी जादू या शारीरिक हमले से रक्षा करेगा। औषधियां बेचने से अर्जित धन और एआई चिप के निरंतर सिमुलेशन के साथ लेलिन अंततः केवल 2 बोतलें बनाने में सफल रहा था। इनके लिए उसने जो राशि खर्च की थी वह पहले ही 1000 जादुई क्रिस्टलों से अधिक हो चुकी थी। ये औषधियां अन्य लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तथा सभी आधिकारिक मैगी हमलों की आक्रमण शक्ति 10 डिग्री से अधिक होती है, इसलिए इस ट्रेवर रिवॉल्विंग शील्ड औषधि का उपयोग केवल अनुचरों के बीच लड़ाई के स्तर पर ही किया जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक बोतल की कीमत कम से कम 500 जादुई क्रिस्टल होती है। यहां तक कि बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि लेलिन को एआई चिप से मदद मिली थी जो उसकी सफलता दर को बढ़ा सकती थी। अपने पोषण मास्टर पहचान के साथ मिलकर वह ट्रेवर की रिवॉल्विंग शील्ड पोषण बना सकता था जिससे लागत 200 से 300 जादुई क्रिस्टल तक कम हो सकती थी। यद्यपि इसकी कीमत अभी भी बहुत अधिक थी, लेकिन चूंकि यह तुरुप का इक्का था इसलिए यह स्वीकार्य था। लेलिन, मफी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम ठीक हो? मैंने एक महंगी रक्षात्मक औषधि बर्बाद कर दी है जो मैंने हासिल की थी। लेलिन का चेहरा काला पड़ गया और वह इस नुकसान से बेहद दुखी लग रहा था। इस शापित जानवर को मैं मार डालूंगा। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर विशाल मैनकेस्ट्रे सांप फर्श पर आधा मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह थक गया है और उसके शरीर पर घाव के निशान थे। सबसे पहले ये लेलिन के हाइब्रिड हमले से मारा गया, इससे पहले कि ग्रैंड नाइट जैक्सन द्वारा इसका सिर लगभग काट दिया जाता। इसके बाद यह मफी के रून बंधनों से क्रूर बल के माध्यम से बच निकला, इससे पहले कि यह अंततः लेलिन की औषधि द्वारा फिर से मारा गया। सांप का सिर, जो हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था, अब असहाय होकर फर्श पर पड़ा था। उसकी जीभ फुफकार रही थी और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। इतनी भयंकर चोट लगने के बाद चाहे सांप जैसे जीवों की जीवन शक्ति कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मफी ने दांत पीसते हुए एक हरे रंग का पिरामिडनुमा तीर चलाया जो सीधे उस विशाल सांप की आंख में जा लगा। तारांकन अंततः सांप की आंखें छेद दी गईं और मलाईदार लाल और पीले रंग के तरल पदार्थ की एक परत बाहर निकली जो चमकदार किंतु पारदर्शी थी। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की तुलना में ये महीन रून बेड़ियां एक बाल के रेशे के आकार की थीं।
हालांकि जंजीरों के बंधन में जकड़ा हुआ विशाल सांप असहाय होकर जमीन पर अटका हुआ था, यहां तक कि हिल भी नहीं पा रहा था। जल्दी करो, हमला करो, जैक्सन चिल्लाया और विशाल तलवार से रोशनी निकलने लगी। दूसरी ओर भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी अपना लबादा उठाया और अर्ध पशु मनुष्य का रूप धारण करते हुए शीघ्रता से मंत्र का जाप करने लगा। तारानकन गर्जन। तारानकन शेष प्राणियों को अपने माता पिता पर आए खतरे का एहसास हुआ और वे अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना लेलिन और बाकी लोगों की ओर आगे बढ़े। भाड़ में जाओ। लेलिन ने कुछ आग जैसे लाल रंग के विस्फोटक औषधियां निकाली और शेष प्राणियों को राख में बदल दिया। मैनकेस्ट्रे सांप के लिए आंखें उसकी दुखती रग हैं और ये हृदय से भी अधिक कमजोर हैं। लेलिन चिल्लाया और साथ ही मंत्रोच्चार भी किया। गुफा में रहस्यमय और प्राचीन बायरन भाषा के मंत्रोच्चार के साथ साथ लेलिन के बगल में जमे हुए और मोटे काले तैलीय शरीरों का एक समूह दिखाई दिया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। ये काले तैलीय आकृतियां लेलिन के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, समय समय पर बुलबुले छोड़ रही थीं और ऐसी ध्वनि निकाल रही थी जो सड़ते हुए पदार्थ के समान थी। जब वह लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था तो काले तेल से सनी आकृतियां लगातार अपना आकार बदल रही थीं और अंततः काले शेर के सिर जैसी आकृति में बदल गईं। जाना, लेलिन ने इशारा किया। काले सिंह का सिर दहाड़ता हुआ उस विशाल सांप के मुकुट की ओर बढ़ा जिसे रोका जा रहा था। तारानकन शेर के सिर ने तुरंत मैनकेस्ट्रे सांप की दोनों आंखों पर काट लिया। तारानकन सस्सी। तारानकन विशाल सांप लगातार छटपटा रहा था और पीड़ा भरी चीखें निकाल रहा था। उसके शरीर पर लगी रून बेड़ियां भी लाल धुआं छोड़ रही थीं। जल्दी करो, मैं इसे अधिक समय तक जारी नहीं रख सकता। मफी अपनी विद्वान छवि से पूरी तरह अलग हो गए और बिना किसी परवाह के चिल्लाने लगे। काले शेर का सिर लगातार विशाल सांप के सिर को चबाता रहा और अंततः घुलकर चिकना काला तेल का एक पोखर बन गया जिसने विशाल सांप के सिर को ढक दिया और अंततः उसकी दोनों आंखों को भी ढक लिया। यह अब है। लेलिन की आंखें चमक उठीं और उसने एक टेस्ट ट्यूब निकाल ली। उसमें रखी सामग्री से रक्त जैसा लाल प्रकाश निकल रहा था जिससे खतरे का एहसास हो रहा था। यह एक विस्फोटक औषधि थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह बहुत बड़ी थी। इसका विस्फोट त्रिज्या बड़ा था तथा परिधि भी पिछली औषधियों की तुलना में बड़ी थी। लेलिन के दाहिने हाथ की मांसपेशियां उभर आई जब उसने औषधि को सीधे काले तेल में डाला। तारानकन टकराना। तारानकन एक भयंकर ज्वाला उठी जिसने विशाल मैनकेस्ट्रे सांप को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया और उसे बुरी तरह जला दिया। विशाल सांप लगातार अपना सिर इधर उधर हिला रहा था जो एक विशाल जलती हुई मशाल की तरह लग रहा था। इसके चारों ओर लगी रून बेड़ियां भी चरमराहट की आवाजें निकाल रही थीं, जिसका अर्थ था कि यह अधिक समय तक टिक नहीं सकता था। भूमिगत क्षेत्र से आने वाला विघटित तेल पानी एआई चिप के संशोधित विस्फोटक औषधि के साथ मिलकर कम से कम 9 डिग्री का संयुक्त हमला करता है। लेलिन की आंखों के भीतर से लगातार नीली रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह विस्फोट के आंकड़े रिकॉर्ड कर रहा था। पंत पहले किए गए हमले ने विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की अधिकांश सुरक्षा को पहले ही तोड़ दिया है। अब इसे मार डालने का समय आ गया है। लेलिन जोर जोर से हौंफने लगा और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे रह गया। उसकी आस्तीन के एक हिस्से से जो दूसरों से छिपा हुआ था एक और संशोधित विस्फोटक औषधि जो पहले इस्तेमाल की जा चुकी थी उसके हाथों में दिखाई दी। लेलिन कभी भी अपनी पूरी उम्मीदें दूसरों पर नहीं रखता, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण समय पर। इस समय अर्ध जानवर आदमी ने अपना मंत्र पढ़ना समाप्त कर दिया था। मेरे पूर्वज के कुलदेवता की शक्ति, अब बर्फ में बदल जाओ और मुझे मैनकेस्ट्रे सांप को मारने की शक्ति प्रदान करो। अर्ध जानवर आदमी ने अपना जादू पूरा किया और जैक्सन की तलवार को हल्के से छुआ। तारानकन सस्सी। तारानकन। जैक्सन की विशाल तलवार के ब्लेड पर बर्फ की एक परत जमने लगी और बर्फ अधिक से अधिक बढ़ती गई और अंततः ब्लेड का आकार उसके मूल आकार से 2 गुना हो गया और वह एक बर्फीली महान तलवार में बदल गई। अर्ध जानवर आदमी ने जो मंत्र डाला था वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रकार का मंत्र था जो हथियारों को बढ़ा सकता था। एआई चिप के स्कैन के अनुसार इस समय जैक्सन के हाथों में मौजूद महान तलवार में पहले से ही एक बुनियादी स्तर की जादुई कलाकृति की ताकत है। लेलिन की आंखें चमक उठीं, यह एक बहुत अच्छी करामाती तकनीक है। जैक्सन ने स्पष्टतः पहले भी कई बार हाफ बीस्ट मैन के साथ मिलकर काम किया था। इससे पहले वह अपनी ऊर्जा बचाकर रख रहा था और जब ग्रेट स्वॉर्ड ने बर्फ की परत को पूरा ढक लिया तो जैक्सन ने चीखकर उसे अपने ऊपर उठाया और मैनकेस्ट्रे सांप की गर्दन की ओर बढ़ते हुए उस पर वार किया। तलवार, जो एक विशाल क्रिस्टलीकृत बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी, ने जैक्सन की ग्रैंड नाइट की ताकत के साथ विशाल सांप के काले पड़ चुके हिस्से को सीधे काट दिया। तारानकन पूछी। तारानकन। मैनकेस्ट्रे सांप की गर्दन पर एक गहरे घाव से लाल गर्म खून लगातार बह रहा था जो लगभग आधा मीटर गहरा लग रहा था। यहां तक कि हड्डियों का सफेद भाग भी देखा जा सकता था। विशाल सांप दहाड़ा और पूरी ताकत से सिर पटकने लगा। तारानकन टकराना। तारानकन विस्काउंट जैक्सन तुरंत ही दूर जा गिरा और यहां तक कि उसने जो कवच पहना हुआ था वह भी अंदर की ओर क्षतिग्रस्त हो गया। बर्फ से घिरी तलवार उसके बगल में सीधी खड़ी होकर जमीन में आधी धंस गई। पिंग पिंग पिंग। तारानकन बर्फ की परत लगातार टूटती रही और अंततः तलवार, जो स्टील से बनी थी, भी अनगिनत टुकड़ों में टूटकर फर्श पर गिर गई। ऐसा लगता है कि यह मंत्र भी पूरी तरह दोषरहित नहीं है।
लेलिन अभी भी इत्मीनान से निरीक्षण करने के मूड में था। हालांकि इस समय मफी का चेहरा लाल हो गया। मैं अब इसे और नियंत्रित नहीं कर सकता। मैनकेस्ट्रे सांप के निरंतर संघर्ष के कारण उसके चारों ओर की रून बेड़ियां अंततः एक तेज आवाज के साथ ढह गईं। जहां तक खुद को मुक्त करने की कीमत की बात है, तो सांप को पहले ही 1 दर्जन घाव लग चुके थे जो उसके शिल्कों में घुस गए थे। जहां तक बुरी तरह घायल हुए मैनकेस्ट्रे सांप की बात है, तो उसकी रक्तवर्ण आंखें और भी अधिक लाल हो गईं। बिजली की गति से उसने अपनी पूंछ घुमाई और उसे लपेट लिया। इससे पहले कि लेलिन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक व्यक्ति कम हो गया है। वह अर्ध जानवर मनुष्य जो पहले वहां खड़ा था, अब सांप की पूंछ में लिपटा हुआ था। नहीं, मुझे बचाओ। पूंछ लगातार सिकुड़ती गई और विशाल सांप की आकृति ने लगभग अर्ध पशु मानव को पूरी तरह ढक लिया। इस समय जैक्सन, जो निश्चित नहीं था कि वह अभी भी जीवित है या मर चुका है, एक तरफ लेटा हुआ था और अपने अधीनस्थों की चीखों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तारानकन गाचा। तारानकन चरमराहट की आवाज के साथ हड्डियों के टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाज हवा में गूंजने लगी। अर्ध जानवर आदमी की व्यथित चीखें बढ़ती गईं और अंततः वह मृत सन्नाटे में बदल गईं। लेलिन ने विशाल मरणासन सांप को ध्यान से देखा और विभिन्न रंगों की कुछ औषधियां बनाईं। तारानकन टकराना। तारानकन, एक विशाल काले रंग की आकृति ने हमला किया और लेलिन के हाथ से छूटी हुई पीली टेस्ट ट्यूब पर प्रहार किया। आसपास के क्षेत्र में पीली रोशनी की एक परत दिखाई दी और उसने लेलिन के पूरे शरीर को घेर लिया। विशाल शक्ति लेलिन पर गिरी और वह उड़कर पास की ग्रेनाइट चट्टान से जा टकराया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसके सिर के ऊपर से कीचड़ उड़ गया और उसकी पीठ के पीछे की चट्टान पर भी कीचड़ का एक बड़ा निशान रह गया। उसी समय जब लेलिन को वापस उड़ा दिया गया, सांप की पूंछ से तीव्र लाल लपटों की एक परत फैल गई और सांप के शरीर पर प्रकाश के कई रंग भी खिल गए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मैनकेस्ट्रे सांप की चीख निकल गई। पीली रोशनी कई टुकड़ों में बिखर गई और अंततः हवा में बिखर गई। लेलिन का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था और चमकदार पीली रोशनी के कई धब्बे देखकर वह मुंह बनाने लगा। अनुचरों की कमजोरी यह है कि उनके पास हमेशा कोई रक्षात्मक उपाय नहीं होता। रैंक 0 मंत्रों के लिए रक्षात्मक मंत्र मॉडल अत्यंत असामान्य थे क्योंकि वे बहुत व्यवहारिक नहीं थे। जब किसी अनुचर पर हमला होता है, तो शायद ही कभी उनके पास उन मंत्रों का जाप करने का समय होता है। परिणामस्वरूप अनुचरों के बीच लड़ाई में जिस पर भी पहले मंत्र का प्रभाव पड़ता, वह पराजित हो जाता या मारा जाता। ये परिदृश्य तब तक चलता रहता था जब तक कोई आधिकारिक जादूगर के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा एक और तरीका था विशेष वस्तुओं से शक्ति उधार लेना। उदाहरण के लिए, रक्षात्मक या अजीब वस्तुएं जो तुरंत रक्षा मंत्र को सक्रिय कर सकती हैं। हालांकि इस तरह की उच्च स्तरीय रक्षात्मक वस्तुएं आधिकारिक जादूगर के लिए भी प्राप्त करना कठिन था, इसलिए वे शायद ही कभी किसी अनुचर के हाथों में दिखाई देती थीं। लेलिन और अन्य अनुचरों के साथ साथ हाफ बीस्ट मैन के पास कोई भी रक्षात्मक वस्तु नहीं थी। अधिक से अधिक वे केवल चमड़े का कवच पहनते थे जिसमें मंत्रों के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। इसके अलावा मैनकेस्ट्रे सांप का एक साधारण रोल पहले से ही उन्हें मांस के पेस्ट में पीसने में सक्षम होगा। अकादमी के अभिलेखों के अनुसार अभी भी कई अनुचर हैं जो शूरवीरों और महाशूरवीरों के हाथों मारे जाते हैं। हालांकि कभी भी किसी आधिकारिक मैगस की साधारण मनुष्यों के हाथों मृत्यु का कोई उदाहरण नहीं आया है। जहां तक इस पीले रंग की औषधि का सवाल है, ये लेलिन का नवीनतम प्रयोगात्मक परिणाम था, ट्रेवर की घूमती ढाल औषधि। इस तरह की औषधि पहले ही प्राथमिक औषधियों की श्रेणी से अलग हो चुकी है। यह एक प्रकार का शुरुआती औषधि था और शुरुआती औषधि श्रेणी में भी इसे बनाना बहुत कठिन था। जहां तक प्रभाव की बात है, तो यह प्रकाश की एक बारगी रक्षात्मक परत उत्पन्न करेगा जो 10 डिग्री या उससे कम के किसी भी जादू या शारीरिक हमले से रक्षा करेगा। लेलिन ने औषधियां बेचकर जो धन इकट्ठा किया था तथा एआई चिप के निरंतर सिमुलेशन के साथ वह अंततः केवल 2 बोतलें ही बना पाया था। इनके लिए उसने जो राशि खर्च की थी वह पहले ही 1000 जादुई क्रिस्टलों से अधिक हो चुकी थी। ये औषधियां अन्य लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तथा सभी आधिकारिक मैगी हमलों की आक्रमण शक्ति 10 डिग्री से अधिक होती है, इसलिए इस ट्रेवर रिवॉल्विंग शील्ड औषधि का उपयोग केवल अनुचरों के बीच लड़ाई के स्तर पर ही किया जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक बोतल की कीमत कम से कम 500 जादुई क्रिस्टल होती है। यहां तक कि बड़े परिवारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि लेलिन को एआई चिप से मदद मिली थी जो उसकी सफलता दर को बढ़ा सकती थी। अपने पोषण मास्टर पहचान के साथ मिलकर वह ट्रेवर की रिवॉल्विंग शील्ड पोषण बना सकता था, जिससे लागत 200 से 300 जादुई क्रिस्टल तक कम हो सकती थी। यद्यपि इसकी कीमत अभी भी बहुत अधिक थी, लेकिन चूंकि यह तुरुप का इक्का था, इसलिए यह स्वीकार्य था। लेलिन, मफी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम ठीक हो? मैंने एक महंगी रक्षात्मक औषधि बर्बाद कर दी है जो मैंने हासिल की थी। लेलिन का चेहरा काला पड़ गया और वह इस नुकसान से बेहद दुखी लग रहा था। इस शापित जानवर को मैं मार डालूंगा। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर विशाल मैनकेस्ट्रे सांप फर्श पर आधा मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह थक गया है और उसके शरीर पर घाव के निशान थे। सबसे पहले ये लेलिन के हाइब्रिड हमले से मारा गया, इससे पहले कि ग्रैंड नाइट जैक्सन द्वारा इसका सिर लगभग काट दिया जाता। इसके बाद यह मफी के रून बंधनों से क्रूर बल के माध्यम से बच निकला, इससे पहले कि यह अंततः लेलिन की औषधि द्वारा फिर से मारा गया।
सांप का सिर, जो हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था, अब असहाय होकर फर्श पर पड़ा था। उसकी जीभ फुफकार रही थी और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। इतनी भयंकर चोट लगने के बाद, चाहे सांप जैसे जीवों की जीवन शक्ति कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मफी ने दांत पीसते हुए एक हरे रंग का पिरामिडनुमा तीर चलाया, जो सीधे उस विशाल सांप की आंख में जा लगा। तारांकन अंततः सांप की आंखें छेद दी गईं, और मलाईदार लाल और पीले रंग के तरल पदार्थ की एक परत बाहर निकली, जो चमकदार किंतु पारदर्शी थी। एक्सट्रीम नाइट सिटी की ओर वापसी। आंखों में ही मैनकेस्ट्रे सांप का जीवन सार है, और ऐसा लगता है कि यह विशाल सांप मरने वाला है। मफी ने उस विशाल सांप को देखा, जो अपने अंतिम क्षणों में था, और उदास स्वर में कहा, मेरे पुराने दोस्त, आशावादी बनो। मफी की निराशा को देखते हुए लेलिन को पता चला कि वह वास्तव में उसे सांत्वना के कोई शब्द नहीं बोल सकता था। आखिरकार इस बार हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। लगभग 30 लोगों के समूह में से ब्लैक आयरन गार्ड्स का पूरी तरह सफाया कर दिया गया, तथा मफी एकमात्र जीवित बचे अनुयायी थे। इसके अलावा शहर के स्वामी और ग्रैंड नाइट विस्काउंट जैक्सन इस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उनका जीवन खतरे में था। और इन सब का स्रोत यह विशाल मैनकेस्ट्रे सांप था। नगरपालिका, ठीक है लेलिन, जल्दी करो और जैक्सन को देखो। मफी ने अपना माथा थपथपाया। तुमने अभी उसके बारे में सोचा? लेलिन अवाक रह गया और उस विशाल सांप की लाश के चारों ओर घूमता हुआ दूसरी ओर आ गया। विस्काउंट जैक्सन जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था और उसकी छाती एक गड्ढे में धंसी हुई थी। उसके होठों के कोनों पर खून के निशान थे और वह बेहोशी की हालत में था। लेलिन ने जल्दी से एक नज़र डाली। 3 पसलियां टूटी हुई हैं और हाथ और पैर की हड्डियां भी टूट गई हैं। बाकी सब ठीक हैं। एक महान शूरवीर की जीवन शक्ति के साथ वह कुछ ही घंटों में होश में आ जाएगा। अच्छी बात है, आज पूरे दिन में यही एकमात्र अच्छी खबर है जो मैंने सुनी है। मफी उस विशाल निर्जीव सांप के पास गया और बोला, यह एक मैनकेस्ट्रे सांप लगता है जो अभी तक वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंचा है। यदि यह एक वयस्क मुरझाया हुआ विशाल सांप होता तो यह बहुत संभव था कि गुफा में प्रवेश करते ही हमारे शरीर का पानी सूख गया होता। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप का सिर फर्श पर गिर गया, और आंख के आकार के मोतियों की एक जोड़ी पिरामिड शाफ्ट द्वारा छेद दी गई, और अंदर से चमकदार तरल पदार्थ बह निकला। फिर भी इस विशाल सांप पर लगी सामग्री भी हजारों जादुई क्रिस्टल के बराबर होगी। मफी ने विशाल सांप के पीले भूरे रंग के शल्कों को सहलाते हुए खुद से कहा। अचानक मैनकेस्ट्रे सांप की दूसरी आंख खुल गई। घृणा से भरी उसकी नजर तुरंत मफी पर पड़ी। उसने अपने जबड़े खोले और उसके धारदार दांत मर्फी को 2 टुकड़ों में काटने ही वाले थे। यह विशाल सांप पूरी तरह से मरा नहीं था। इससे पहले उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया था, और अब उसने अंततः अपने धारदार दांत दिखा दिए हैं, और वह इस घृणित मानव को मारने ही वाला है। इस तरह के हमले के खिलाफ मफी पूरी तरह से असुरक्षित था, और वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ध्यान से, ठीक जब बर्फ सफेद दांत मर्फी पर उतरने ही वाले थे, एक चांदी की चेन अचानक उड़कर मर्फी की कमर पर लिपट गई और उसे खतरे से बाहर खींच लिया। एक काला तीर सीधे सांप की दूसरी आंख में जा लगा, और मैनकेस्ट्रे सांप लगातार छटपटाने लगा, और अंततः उसने हिलना बंद कर दिया। तारांकन हफ 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 तारांकन, मफी ने हिंसक ढंग से कहा। लेलिन, धन्यवाद, मुझे तुम्हें अपना जीवन देना है। कोई बात नहीं, आपने तब भी मुझे अपना समर्थन दिया था, है ना? लेलिन मुस्कुराया और उसकी नज़र विशाल सांप पर टिकी रही, जब तक कि एआई चिप की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लक्ष्य ने जीवन के सभी लक्षण पूरी तरह से खो दिए हैं। तब उसने राहत की सांस ली। एआई चिप की जांच के तहत हालांकि पहले विशाल सांप से कोई ऊर्जा की हलचल नहीं हुई थी, फिर भी एक तापीय प्रतिक्रिया थी। बेशक सभी तापीय संकेतों के पूरी तरह से गायब होने से पहले कई प्रकार के जीवों को कुछ समय के लिए मरना पड़ता है। हालांकि इस वजह से लेलिन और भी अधिक सतर्क था। इसके अलावा जानबूझकर या गलती से वह मफी को आगे ले गया और अंततः ये सत्यापित किया कि क्या बड़ा सांप वास्तव में मर चुका था। अफसोस की बात है, यदि यह मैनकेस्ट्रे सांप पहले ही मर गया होता तो इसकी दूसरी आंख की कीमत 1000 जादुई क्रिस्टल से अधिक होती, लेकिन अभी पूरी लाश का मूल्य बहुत कम हो गया है। लेलिन कुछ असहाय था और उसने मर्फी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। पहले हुए हमले के बारे में वास्तव में आपने उसे नहीं टाला, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। मफी के गालों पर अप्रत्याशित लाली छा गई। रून बेड़ियों का उपयोग करने के बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। इस अवधि में मैं सड़क पर एक और बूढ़ा आदमी मात्र हूँ। लेलिन के संबंध में, जिसने उसे पहले बचाया था, अभी यह कहा जा सकता है कि मफी उस पर बहुत भरोसा करता था और वास्तव में उसने उसके साथ ऐसा रहस्य भी साझा किया था। ठीक है, चलो जल्दी करो और इस मैनकेस्ट्रे सांप की सामग्री इकट्ठा करो और फिर एक्सट्रीम नाइट सिटी में वापस लौट आओ। लेलिन ने अराजक दृश्य का जायजा लिया। लेलिन और उन तीनों के पास उन लाशों को जमीन पर ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल एक्सट्रीम नाइट सिटी में वापस लौट सकते थे और लोगों से इन लाशों को वापस लाने के लिए कह सकते थे। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की मौत के बाद अब इस क्षेत्र में भविष्य में कोई खतरा नहीं रहेगा। हाँ, इस बार लेलिन, तुम्हारा योगदान सबसे अधिक रहा है, इसलिए तुम्हें सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मर्फी मुस्कुराया। इस मामले के संबंध में लेलिन के मन में मफी को मारने और सारी लूट को अपने लिए लेने का कोई विचार नहीं था। मफी ने पहले उसकी मदद की थी और दूसरी ओर अभी मफी और वह केवल 2 अनुचर बचे थे,
इसलिए वह निश्चित रूप से संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर एकाधिकार कर लेगा। इस प्रकार उसे जोखिम लेने और लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे मैनकिस्ट्रे सांप में सबसे मूल्यवान सामग्री उसकी आंखें होंगी, जिसके बाद शेष सामग्री केवल कुल 1000 से 2000 जादुई क्रिस्टल तक ही सीमित होगी, जो अभी भी लेलिन को मोहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर अभी 10,000 जादुई क्रिस्टल के बराबर की कुछ दुर्लभ सामग्री होती, तो कौन जानता कि लेलिन के मन में कुछ बुरे इरादे होते। उचित शल्कों को सांप की खाल के साथ मिलाकर कई प्रकार के मुलायम कवच बनाए जा सकते हैं। लेलिन आगे बढ़ा और उसने विशाल सांप को काटने से पहले अपना क्रॉस ब्लेड निकाला। मफी ने भी उनकी मदद की। कुछ देर व्यस्त रहने के बाद लेलिन और मफी ने विशाल सांप के कुछ अधिक मूल्यवान हिस्से एकत्र कर लिए। जहां तक शेष वस्तुओं का प्रश्न है, उन्हें केवल नगर स्वामी के महल की सहायता से ही ले जाया जा सकता था। तारांकन गुल्लू तारांकन गाड़ी की धुरियों की लगातार गूंज सुनाई दी और विस्काउंट जैक्सन ने अपनी आंखें खोलीं। मैं अभी भी जिंदा हूं। उसके सामने चमकते तारों से भरा आकाश दिखाई दिया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर घोड़ागाड़ी की चाल के अनुसार ऊपर नीचे हो रहा है। विस्काउंट जैक्सन ने पाया कि उसकी छाती पर पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी और एक ताजगी भरी अनुभूति ने दर्द को दूर कर दिया, जिससे पता चला कि उपचार प्रक्रिया अत्यंत पेशेवर थी। वह कौन था जिसने मुझे बचाया? विस्काउंट जैक्सन के मन में एक संदेह आया और उसने अपने विचारों को सुझाने का बहुत प्रयास किया। नगर के राजा, तुम अंततः जाग गए। विस्काउंट जैक्सन के सामने एक सफेद दाढ़ी और सफेद भौहों वाला चेहरा प्रकट हुआ। कैसा है? क्या तुम्हें अभी भी अपनी यादें याद हैं? मफी ने विस्काउंट जैक्सन के सामने अपनी उंगली हिलाई। क्या ये तुम थे जिन्होंने मुझे बचाया? बाकी लोग कैसे हैं? विस्काउंट जैक्सन को बोलने में कठिनाई हो रही थी और उसकी आवाज खराब हो चुकी गर्जना की तरह भारी लग रही थी। यह मैं नहीं था, बल्कि लेलिन था जिसने तुम्हें बचाया। मफी ने गाड़ी चला रहे लेलिन की ओर इशारा करते हुए कहा। हम 3 ही पूरे समूह में जीवित बचे हैं। जंगल से बाहर निकलने के बाद मुझे इस विशाल घोड़ा गाड़ी को प्राप्त करने में कुछ समय लगा। वे सब मर गए। विस्काउंट जैक्सन ने अपना सिर एक ओर झुका लिया और उसके हृदय की गहराइयों से एक अवर्णनीय दुख उमड़ पड़ा। लॉर्ड विस्काउंट, ऐसा लगता है कि अब तुम ठीक हो। लेलिन ने पीछे मुड़कर एक हरे रंग की बोतल में औषधि फेंकी। यह एक उपचार औषधि है, मुझे आशा है कि यह आपके काम आएगी। मफी ने उसे पकड़ लिया और विस्काउंट जैक्सन के मुंह में डाल दिया। औषधि लेने के बाद विस्काउंट जैक्सन को अपने चारों अंगों में गर्म लहर महसूस हुई और अंततः उसे इससे कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई। लेलिन की उदारता और मेरी जान बचाने की कृपा के कारण जब हम वापस लौटेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुकाऊंगा। यदि संभव हो तो कृपया मुझे महल में मौजूद सभी होव वायलेट पत्तियां दे दीजिए। ये सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। लेलिन ने बिना किसी संकोच के अपना अनुरोध प्रस्तुत किया। बिल्कुल। जैक्सन पहले तो दंग रह गए, लेकिन तुरंत सहमत हो गए। क्या आपको पता है कि सफेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। 6 भारतीय महिलाएं जो खूबसूरत और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। घोड़ागाड़ी के आगे बढ़ने के साथ ही एक्सट्रीम नाइट सिटी का सिलहुट धीरे धीरे दिखाई देने लगा। कुछ सैनिक अभी भी चौकी की रखवाली कर रहे थे और आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। जैक्सन ने दूर के दृश्य को देखा और उसकी आंखें कांप उठीं और अंततः आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। नगर स्वामी के महल का टोही दल पूरी तरह नष्ट हो गया था। यहां तक कि ग्रैंड नाइट के रूप में विस्काउंट जैक्सन के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी फैल गई थी और तुरंत ही एक्सट्रीम नाइट सिटी में हंगामा मच गया था। 2 दिन बाद भी यह खबर शांत नहीं हुई। इसके बजाय ये पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक्सट्रीम नाइट सिटी के नगर स्वामी के रूप में विस्काउंट जैक्सन ने हमेशा ग्रैंड नाइट के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग कई अंधेरे गुटों को दबाने के लिए किया। हालांकि जब उनके घायल होने की खबर फैली तो शहर में काफी हलचल मच गई। इस समय शहर के महल की ताकत कम होती जा रही थी, यहां तक कि विस्काउंट जैक्सन के प्रति मित्रवत कुछ अनुचर भी मर चुके थे। जैक्सन जो अपने दुख को पाल रहा था, उसे इन सब का सामना करना पड़ा और वह इन सब से अभिभूत हो गया। शहर के बाहर विला में रहने वाले लेलिन ने कुछ समाचार सुने। हालांकि जब से वह इस उद्यम से लौटा था, वह हमेशा स्वयं को प्रयोगशाला में ही छिपाए रखता था और यहां तक कि उसने शहर के राजा के महल और अन्य गुटों से प्राप्त कई निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर दिया था। चमकदार रोशनी में लेलिन घूर रहा था। उसकी आंखें पेट्री डिश पर टिकी हुई थीं। कांच की पेट्री डिश की सतह पर मांस का एक छोटा सा लाल टुकड़ा लगातार फूल रहा था और उसमें से कई तंतु उग रहे थे। लेलिन ने एक और पिपेट उठाया और मांस के टुकड़े पर पीले रंग की औषधि की एक बूंद डाली। तारांकन सस्सी। तारांकन मांस घुल गया और पीले रक्त द्रव के साथ गहरे लाल रंग का एक पोखर बन गया। मैं अंततः उस विशाल सांप के आदिम रक्तसार को शुद्ध करने में कामयाब हो गया हूं। लेलिन ने पेट्री डिश को ऐसे देखा जैसे वह इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना देख रहा हो। एआई चिप रचना स्कैन करें। बीप। मिशन की स्थापना स्कैनिंग प्रगति पर है। डेटाबेस से तुलना करके जीन की सूची तैयार की गई है। 99.8%। बीप। एक सामान्य विशाल अजगर के साथ रक्तसार की समानता 99.8%। मूल विशाल अजगर के रक्तसार के रूप में निर्धारित। बाद के चरण में रिमॉडलिंग के बाद नए प्रकार के जीन सामने आए। एआई चिप ने लगातार निष्कर्षों की रिपोर्ट दी और यहां तक कि लेलिन की आंखों के सामने जीन की सूची भी प्रक्षेपित की।
बहुरंगी छवि से लेलिन ने पहले जो विशाल मैनकेस्ट्रे सांप देखा था उसका रक्तसार वास्तव में नियमित विशाल अजगर के समान था। वास्तव में यह विशाल अजगर जादूगरों द्वारा किए गए एक प्रयोग का परिणाम है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि एआई चिप ने विशाल अजगर को स्कैन करने के बाद उसके नाम में अर्धवयस्क शब्द जोड़ दिया था। हालांकि यदि एआई चिप की परमाणु स्तर तक की सटीकता न होती तो लेलिन इसके पीछे के रहस्य को कभी नहीं जान पाता। यहां तक कि अन्य जादूगर भी इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे। 2 दिन और वह क्षेत्र पुनः शांत हो जाएगा। लेलिन ने अपने अधीनस्थों को बताया कि वह बहुत लंबे समय तक प्रयोग करने जा रहा है और उन्हें किसी भी मामले में उसे परेशान नहीं करना है, और फिर वह चुपके से विला से चला गया। स्लेट कुतरना। समय बीतता गया। पलक झपकते ही लेलिन 5 दिनों तक बड़े काले ग्रेनाइट पत्थर के पास पड़ा रहा। उन 5 दिनों में लेलिन ने बड़े काले ग्रेनाइट पत्थर पर हर वह तरीका आजमाया जो वह जानता था। अंततः उन्हें कुछ खामियां मिल गईं जिनका वे फायदा उठा सकते थे। लेलिन ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ग्रेनाइट के पत्थर के भीतर एक जादू संरचना स्थापित थी, लेकिन ये क्षतिग्रस्त अवस्था में था। टूट फूट के अनुसार ये संरचना 100 वर्षों से भी अधिक समय से प्रभावी थी। इस व्यापक क्षति का कारण संभवतः विशाल मैनकेस्ट्रे सांप का पहले भाग जाना रहा होगा। जादुई मंत्र संरचना का कुछ हिस्सा पहले ही उस सांप द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यही कारण है कि कुछ निशान बाहर लीक हो रहे हैं। इन लीक के बिना एआई चिप की सहायता के साथ भी इस स्थान को ढूंढना आसान नहीं होता। लेलिन के चेहरे पर खुशी फैल गई। पिछले कुछ दिनों के अपने प्रयोगों के कारण वह मंत्रों का एक ऐसा सेट तैयार करने में कामयाब हो गया जिससे उसे इस प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार खोलने का 70-80% मौका मिल गया। इस मंत्र रचना में निहित चक्रीय समय का अर्थ था कि क्षतिग्रस्त भाग केवल निश्चित समय पर ही प्रकट होते थे। लेलिन को इस अवसर की प्रतीक्षा करनी थी। धीरे धीरे सूरज डूब गया और आसपास का क्षेत्र अंधकार में डूब गया। विशाल मैनकेस्ट्रे सांप की मृत्यु के कारण मुरझाए हुए जंगल अंततः अपनी पूर्व जीवंतता पुनः प्राप्त कर लेंगे। दुर्भाग्यवश इसके लिए कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। इस समय वहां केवल वह मौत जैसा घुटन भरा सन्नाटा था जो सूखते हुए जंगल में व्याप्त था, जो अंदर घुसने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति का गला घोंट सकता था। लेलिन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। भारी वातावरण से बेखबर उसने एक समतल चट्टान ढूंढी और उस पर औषधियां बनाना शुरू कर दिया। चांदनी छा गई। बहुत जल्द ही जंगल चांदी की चमक की परत से ढक गया। आज पूर्णिमा का चांद असाधारण रूप से चमकीला था। आश्चर्य की बात यह थी कि चांद पर केसरिया रंग की झलक थी। लेलिन ने अपने साथ लाई हुई जेब घड़ी खोली। लगभग आधी रात हो चुकी है। वह उठा और बड़े काले ग्रेनाइट पत्थर के किनारे चला गया। जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी ग्रेनाइट चट्टान की सतह पर चमकी, इसकी काली पत्थर की त्वचा अचानक उतर गई और रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क दिखाई दिया जो एक चांदी के मेहराब में मिल गया। वे लगातार धड़क रहे थे मानो चांदनी को अवशोषित कर रहे हों। ये बात है। लेलिन की आंखें चमक उठीं। उसने अभी अभी जो औषधि बनाई थी उसकी सामग्री को उसने जल्दी से ग्रेनाइट चट्टान की सतह पर उड़ेल दिया। तारांकन सस्सी। तारांकन भारी मात्रा में सफेद धुंध उठी और चट्टान की सतह को नष्ट कर दिया, जिससे रक्तवाहिकाओं का नेटवर्क अस्त व्यस्त हो गया। कर्मंडा। लेलिन ने धीरे से मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज अत्यंत उदास लग रही थी, जैसे किसी ठुकराई हुई औरत की बुदबुदाहट हो। मंत्रोच्चार के शोर के साथ साथ शिराओं का चांदी जैसा जाल स्थिर हो गया और लगातार जुड़ता गया, फिर अंततः एक गोलाकार मार्ग में बदल गया। ये देखकर लेलिन बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह अपने हाथों में पकड़ी सामग्री को गलियारे में फेंकता, उसकी मंत्रोच्चार की आवाज और अधिक उन्मत्त हो जाती। तारांकन टकराना। तारांकन। लेलिन के अंतिम मंत्रोच्चार के साथ ही बड़े काले ग्रेनाइट पत्थर ने अपना आकार परिवर्तन पूरा कर लिया। लेलिन के निकट चांदी जैसा मेहराब पहले गायब हो गया था। इसके बजाय एक अंधेरी सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वास्तव में एक नकली मार्ग का निर्माण हो गया। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और कंधे उचकाए। उसी क्षण उसके कंधों पर बैठी काली कौवे की आंखों में मानवीय बुद्धिमत्ता चमक उठी। इस मंत्र के प्रभाव का कुछ उपयोग करके मैं इस कौवे का उपयोग करके थोड़े समय में ही प्रयोगशाला में घुसने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर जो कुछ भी वह देखेगा वह होलोग्राफिक प्रक्षेपण की तरह मेरी दाहिनी आंख में प्रसारित हो जाएगा। जैसे ही लेलिन ने अपनी दाहिनी आंख बंद की, कौवे ने चीखने से पहले अपना सिर हल्के से हिलाया। फिर वह सीधे अंधेरी सुरंग में उड़ गया। लेलिन की बंद दाहिनी आंख के सामने कई दृश्य घूम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ रहा हो। उसके नीचे का दृश्य उसकी मन की आंखों में उतर गया। मार्ग बहुत छोटा था। कुछ ही क्षणों में कौवा दूसरे छोर पर पहुंच गया। लेलिन ने अपने सामने एक छोटे आकार का विला देखा। इसकी दीवारें जादुई रोशनी से झिलमिला रही थीं। हरे रंग की लताएं रेंगती हुई दीवार पर भर गईं। उस पर लाल रंग के कुछ फूल थे जिनकी पंखुड़ियां हड्डियों की तरह लग रही थीं। ये है। कौवे की आंखों की गहराई से आश्चर्य प्रकट हुआ। शैतान बैलें। हड्डी खाने वाले फूल। मैंने पहले सोचा था कि वे सभी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से कुछ यहाँ मौजूद हैं। विला के प्रवेश द्वार पर लेलिन की हथेली के आकार का एक दांतेदार गोलाकार छेद था। लेलिन ने अनुमान लगाया कि यह वह स्थान हो सकता है जहां से मैनकेस्ट्रे सांप भागते समय निकला था जब वह एक छोटा शिशु था। छेद के पास काले वस्त्र में लिपटा एक सफेद कंकाल भूरे रंग के पत्थर के मंच पर पड़ा था। जिस तरह से कंकाल की स्थिति है उससे स्पष्ट है कि यह मेरे जैसा ही कोई अनुचर था जो गलती से इस स्थान पर आ गया था।
उसने विला में घुसने की कोशिश की और इस दयनीय स्थिति में मारा गया। लेलिन ने अपना दिल मजबूत कर लिया है। उसने मानसिक रूप से कौवे को हड्डियों के पास उतरने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने काले पंजों से हड्डियों को नोचने दिया। एक जोरदार आवाज हुई, वस्त्रों से ढेर सारी चीजें गिर पड़ीं। एक किताब, कई पीले चर्मपत्र, बोतलों का ढेर और एक पीली कांस्य अंगूठी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। इस पर केक चिन्ह अंकित था। लगता है ये किसी प्रकार का पहचान सत्यापन है। लेलिन ने सहजता से पक्षी को अंगूठी से खेलने और किताब पर झांकने को कहा। धूल को साफ करने के लिए कौवे के पंखों का उपयोग करने पर रहस्यमय पैटर्न और सुलेखित हस्तलिपि की एक पंक्ति उभरी। ये पात्र, ऐसा लग रहा था कि वे प्राचीन स्थलीय एल्वेन भाषा में थे। मैंने इन्हें पहले भी लाइब्रेरी में देखा है। लेलिन दंग रह गया। उन्होंने तुरंत शब्दों को समझना शुरू कर दिया। स्थलवासी, स्थलीय कल्पित बौने, स्थलीय कल्पित बौनों के कीमियागर टोरोजार। ये वास्तव में कीमिया से संबंधित जानकारी है। लेलिन परमानंद में था। पुस्तकालय के अभिलेखों में यह उल्लेख किया गया था कि प्राचीन स्थलीय कल्पित बौने अपनी उत्कृष्ट कीमिया के साथ साथ अपनी करामाती क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। यदि मुझे ये जानकारी प्राप्त हो जाए तो मैं लोवियन अकादमी की शिक्षाओं में दर्ज कुछ बातों का प्रयास करना शुरू कर सकता हूँ। एआई चिप की अत्यधिक गणना क्षमताओं के साथ लोवियन अकादमी की शिक्षाएं, जिसे लेलिन ने पहले खरीदा था, पहले से ही पूरी तरह से डिक्रिप्ट की गई थी। डेटा का एक हिस्सा जादुई कलाकृति के संश्लेषण की विधि के बारे में था। बेशक ये केवल एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। हालांकि लेलिन की वर्तमान स्थिति में यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। अफसोस, उन्होंने अपना अधिकांश समय औषधि विद्या और जादू के अध्ययन में बिताया, इसलिए उन्हें कीमिया और जादू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ऐसी उच्च स्तरीय जानकारी को हमेशा कठोर नियंत्रण में रखा जाता था। नियमित अनुचरों को उन तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। भले ही लेलिन के पास जादुई कलाकृति को संश्लेषित करने का कोई तरीका होता, फिर भी यह बेहद कठिन होता। सौभाग्य से यहाँ की कीमिया सूचना सामग्री और उसके एआई चिप की सिमुलेशन क्षमता के साथ लेलिन को पूरी तरह से विश्वास था कि एक बार वह स्तर 3 अनुयायी बन जाने पर इस जादुई कलाकृति को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। ये किताब बाहर लाओ। लेलिन पहले से ही पीछे हटने की सोच रहा था। उनके लिए ये जानना कि ग्रेनाइट की दीवारों के भीतर एक परित्यक्त प्रयोगात्मक प्रयोगशाला है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्थाएं खराब हैं, आज की जांच को अत्यंत उपयोगी बनाता है। कीमिया पर उन्नत जानकारी प्राप्त करना एक अप्रत्याशित बोनस था। कौवे ने बड़ी मेहनत से पुस्तक को अपने पंजों से पकड़ लिया। जैसे ही वह घूमा, उसने हल्के से चर्मपत्र कागज को छुआ। एक फुफकार की आवाज के साथ कागज का वह पुराना टुकड़ा बिखर गया। लेलिन दंग रह गया। क्या ये पहले से ही इस स्थिति तक खराब हो गया है? तारांकन है। हा, तारांकन। जैसे ही लेलिन का कौवा किताब लेकर उड़ने वाला था, आसपास का क्षेत्र एक बच्चे की अशुभ हंसी से गूंज उठा। रक्षा संरचना सक्रिय हो गई। अरे यार, मेरे पास केवल 2 मिनट ही बचे हैं। काले कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उठने और उड़ने की तैयारी करने लगा। काचा, तारांकन भूरे रंग का प्लेटफॉर्म खुल गया और उसमें एक विशाल जबड़ा दिखाई दिया, जिसमें धारदार सफेद दांत लगे हुए थे। एक भयंकर झटके में कौवा टुकड़े टुकड़े हो गया। तारांकन विशाल काले पत्थर की सतह पर। लेलिन नीचे झुका और अपने हाथों से अपनी दाहिनी आंख को पकड़ लिया। तीव्र पीड़ा की लहर ने उसे जकड़ लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आंख की पुतली को सीधे उसके गड्ढे से बाहर निकाल रहा हो। हफ 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 भारी सांस लेते हुए लेलिन कुछ देर बाद धीरे धीरे होश में आया। उसके सुंदर चेहरे की मांसपेशियां विकृत हो गईं और उसकी दाहिनी आंख के सफेद भाग में लाल नसें दिखाई देने लगीं। एक रक्त वाहिका फट गई और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। जादुई मंत्र का प्रतिघात। लेलिन ने ठंडी हवा का एक घूंट अंदर लिया और अपनी थैली से एक लाल औषधि निकाली। उसने उसे निकाला और उसका पानी पीना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद लेलिन खड़ा हुआ। उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। लापरवाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेविल वाइन्स और बोन ईटिंग फ्लावर के अलावा नॉविंग स्लेट भी होता है। लेलिन ने सुरंग के प्रवेश द्वार की मूल स्थिति को देखा। विशाल काले ग्रेनाइट पत्थर की सतह चिकनी बनी रही। पहले जो प्रवेश द्वार देखा गया था वह महज एक भ्रम लग रहा था। शैतानी बैलें, हड्डी खाने वाले फूल, कुतरने वाली स्लेट और अन्य तंत्र। मैं अभी इस जगह घुसपैठ नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है। लेलिन ने यह बात अपने पास मौजूद मंत्रों और उसमें मौजूद सामग्रियों से अनुमान लगाया। मुझे डर है कि मैं केवल स्तर 3 अनुचर में आगे बढ़ने के बाद ही इस प्रयोगशाला में प्रवेश कर पाऊंगा। लेलिन ने निष्कर्ष निकाला। खैर, अब मुझे सही स्थान और उसके एक्सेस प्रोटोकॉल का पता चल गया है। इसके अलावा मैंने अंदर कीमिया के बारे में बहुमूल्य जानकारीपूर्ण सामग्री की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो यह उद्यम प्रयास की पूर्ण बर्बादी नहीं था। इस समय प्रयोगशाला लेलिन के लिए बहुत खतरनाक थी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से लालच में आ जाते थे। उन्होंने इस स्थान की खोज को बाद के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और खेती करने के लिए विला में लौट आए। लेलिन शांत हो गया और उसने आराम करने और पहले जादू से हुई क्षति से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद वह तंबू क्षेत्र की ओर चला गया जहां उसने अपना सामान रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी हाल की गतिविधियों से बचे सभी निशान मिटा दिए। ये रक्षा मंत्र 100 वर्षों से अधिक समय तक चला है। वहां लगभग कोई भी खामी नहीं थी जिसका कोई राहगीर फायदा उठा सके। मुझे केवल अपने पदचिह्न मिटाने हैं। अधिक रक्षात्मक उपाय या भ्रामक मंत्र जोड़ना अनावश्यक होगा।
सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लेलिन ने काली चट्टान पर एक आखिरी नज़र डाली। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह चला गया। मैंने उन्हें पहले ही जागीर में स्थित प्रयोगशाला के बारे में चेतावनी दे दी है ताकि अन्ना और अन्य लोग उसमें प्रवेश करने की हिम्मत न करें। अगर मैं बिना पकड़े अपनी प्रयोगशाला में वापस आ जाऊं तो यहाँ जो कुछ हुआ उसे गुप्त रख सकूंगा। एक्सट्रीम नाइट सिटी के संबंध में जैक्सन को केवल कुछ सतही चोटें आईं। मेरे उपचार के बाद अब तक वह लगभग ठीक हो गया होगा। वह संभवतः किसी भी दलबदलू और विश्वासघाती को उनके बिलों से बाहर निकालने के लिए गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर रहा है। जो भी मामला हो, नगरस्वामी के महल से संबंधित मामले मेरी चिंता का विषय नहीं है। मुझे उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। जब मुझे वादा किए गए हो वायलेट पत्ते मिल जाएंगे तो मैं तुरंत स्तर 3 में पहुंचने के लिए आवश्यक औषधियां बनाना शुरू कर दूंगा। लेलिन के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। अन्य सांसारिक प्रभावों और इस प्रकार की चीजों को ऊर्जा की बर्बादी माना जाता था। ऊर्जा का स्रोत। चूंकि उसे ऐसी बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए वह इन मामलों पर ध्यान देने में भी अनिच्छुक था। लेकिन अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने का विचार मन में लाने की हिम्मत करता तो वह उसे मार डालता। जहां तक जादूगरों का सवाल है, कुछ सांसारिक शक्तियों या गुटों को खत्म करने में लगभग कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती।